कालीन भैया बनना चाहोगे या मुन्ना त्रिपाठी? कालीन भैया। मुन्ना त्रिपाठी की उम्र निकल गई है बहुत टाइम पर। खाली मजे के लिए है ये फील्ड, इसमें बाकी पैसा फेम ये सारी चीजें बाय प्रोडक्ट हैं जो समय के संग आनी होंगी तो आएंगी, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है। 12वीं के बाद मैं एनएसडी के लिए अप्लाई किया था और हुँ, मैं एक्टर बनना हुँ, चाहता था। फिर शो के बाद आते हैं, मिलते हैं, वो कॉर्पोरेट की हुँ, बातें करते हैं या फिर हुँ। अपना कुछ इंसिडेंट बताते हैं या फिर फोटो खिंचाते हैं। ये पहली बार हुआ कि कोई अपनी बच्ची को आशीर्वाद दिलवाने मेरे पास ले आया। ये सारे के सारे किरदार जो है कहीं ना कहीं मैं एनकाउंटर कर चुका हूँ। तो सुरेश जो कैरेक्टर है वो वाकई में मेरे साथ में ऐसा एक बंदा रह चुका है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे पॉडकास्ट और आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक दिल्लीवाला में। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनकी कॉमेडी से हर कोई ठाके लगाता है और जिनकी मजाकिया हरकतों से जो उनकी एक धीरे-धीरे ह्यूमर आप कहते हो, उनसे सभी के जितनी भी महफ़िल है वहाँ हँसी छूट जाती है और एक वातावरण पूरा बदल जाता है। ये वो नहीं है जिनकी हंसी मजाक की कला के लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है, ये वो हैं जिनसे लोगों ने रिलेट करके समझा है कि अरे ये अपने जैसे ही है। तो चलिए बिना किसी रुकावट और देरी के हम इनका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ है अर्जुन प्रताप राणा। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, कैसे हो आप? धन्यवाद अभिषेक भाई, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आप अपनी जर्नी या के बारे में कुछ बताएं। तो आपकी जर्नी शुरू होने से पहले हमारे पास एक ना टाइम मशीन रहती है जिसमें हम अपने हम्म, गेस्ट को बिठा के थोड़ा पीछे ले जाते हैं। तो हम भी अच्छा आपको थोड़ा पीछे ले जाएंगे आपके बचपन के दिनों में। और जी। आप कुछ कहें उससे पहले मैं एक लाइन कहना चाहूंगा। और उससे शायद आप जर्नी अच्छे से अपनी और बता पाए कि मैं उस टाइम मशीन एग्जैक्ट आपको कहाँ लेके आई है। ठीक है। सुबह हो गई, निकला सूरज, मुर्गा बोला कुकड़ुक को, और मम्मी मुझसे आके बोलती हैं बेटा उठ जा अब तू। तो हम वहां तक पहुंच चुके हैं। जी अभिषेक, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और उससे भी ज़्यादा शुक्रिया थोड़ा सा होमवर्क करने के लिए। आपने ये पंक्ति जो बोली है हाँ, तो बचपन का ऐसा है सर कि मैं शुरू से थोड़ा सा रेबेलियस रहा हूँ। रेबेलियस एज़ इन कि मुझे सिस्टम को थोड़ा सा चैलेंज करने में हमेशा एक सुकून मिला है कि हर चीज़ ऐसी है तो ऐसी ही क्यों है? कुछ लॉजिक भी तो होना चाहिए ना उसके पीछे। बिल्कुल। हाँ, तो ये वाक़या मेरे स्कूल का है। मैं कुछ 6-7 साल का था, हमारी पहली कक्षा में था मैं, 6 साल का रहूँगा शायद। तो वहाँ पे कविता पाठ होता था, वो बच्चों को रटाई जाती थी कविता, बहुत फुद्दू-फुद्दू कविताएँ एकदम 2-2 4-4 लाइन की, और वो किसी एडल्ट ने लिखी हैं बच्चे के माइंडसेट से। अब एडल्ट जो लिख रहा है वो बच्चे के माइंडसेट में कितना भी कोशिश कर ले, लिख तो नहीं सकता ना। आपको शब्द आसान बिल्कुल। कर देगा, लेकिन उसका थॉट प्रोसेस तो वही एडल्ट वाला रहेगा। तो हमको याद करने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो हमने टीचर से पूछा कि भई ये ऐसा क्यों, मतलब हमको ये क्यों याद करना है, इससे क्या लाभ हो रहा है? बताया उन्होंने कि इससे तुमको भाषा का ज्ञान मिल रहा है, लिटरेचर का ज्ञान मिल रहा है एंड ऑल दैट। तो मेरा सवाल था कि नहीं, मुझको ये ही क्यों याद करना है? मैं लिटरेचर और भाषा का ज्ञान तो कुछ और याद करके भी ले सकता हूँ ना। उस चीज़ का कोई लॉजिकल आंसर मिला नहीं मुझे। तो मुझे बस इतना समझ में आया कि अच्छा, इस उम्र में कुछ 4-5 क पंक्तियों की कविता जो है उसको पढ़ना और उसको याद करना ये इम्पोर्टेंट है। वो कविता किसने लिखी है, क्या है, वो शायद इम्पोर्टेंट नहीं होगा इतना। तो मैंने खुद अपनी कविता लिख डाली, यही जो आपने अभी सुनाई कि सुबह हो गई, निकला सूरज, मुर्गा बोला कुकड़ू को, मम्मी मुझसे आके बोली बेटा अब तो उठ जा तू। और ये याद करके फिर मैं चला गया। और टीचर ऑब्वियस सी बात है कि भड़की थोड़ा कि तुमने किताब में जो लिखी है वो क्यों नहीं याद किया एंड ऑल दैट। बट मैं एडमेंट था कि ये इस कविता में ऐसा क्या है या क्या नहीं है जो किताब वाली कविता में है और नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे हो वो चीज़? मेरे पेरेंट्स को बुलाया गया, मम्मी मेरी गई मुझे डिफेंड करने के लिए, और मम्मी मेरे मतलब थोड़ी सी सपोर्टिव रही हैं शुरुआत हम्म। से ही, कि अगर उनको दिख रहा है कि बच्चे की बात में लॉजिक है तो वो पूरा डिफेंड करती हैं। तो वहाँ से फिर मेरी शुरुआत हुई। मुझे ऐसा लगा कि अच्छा, ये मैंने अगर 4 लाइन की कविता लिख दी है जिसपे कि मेरी माँ मेरा समर्थन कर रही है, तो शायद लिखने का हुनर है, मैं और भी लिख सकता हूँ। तो फिर मैं लिखता ही चला गया। फिर मैंने एकदम गंदी कविताओं के ग्रंथ लिख डाले। मतलब बाय द टाइम मैं 10 साल का हुआ, 10 साल मेरे पास एक किताब थी पूरी जो मैं पब्लिश करवाना चाहता था। 40-50 कविताएँ हो गई थी, बिल्कुल एकदम बेहूदा। हम्म। मतलब बच्चे की लैंग्वेज में लिखी हुई, वो क्या ही अच्छी होंगी ना, वो बच्चों को भी अच्छी नहीं लगेंगी उस टाइप की कविता लिख करके। और मैं बहुत सुकून से था कि अब चलो मैंने इतना लिख दिया है, मैं साहित्यकार बन चुका हूँ, तो अब उसको पब्लिश करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं।
बट हाँ, इस पूरे एपिसोड में जो चीज़ अच्छी बात हुई वो ये हुई कि एक उस उम्र में अगर बच्चे को एक कॉन्फिडेंस आ जाए ना कि वो किसी चीज़ में माहिर है या माहिर हो सकता है, तो वो ज़िंदगी भर साथ रहता है, भले ही वो कितना बेकार काम करे। अंदर से कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये चीज़ ऐसी है जो कि मैं कर सकता हूँ, अपनी दम पे सीख के कर सकता हूँ, प्रैक्टिस करके कर सकता हूँ, ये मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अब देखिए जितने बड़े लोग हैं जो आगे चल के बहुत अच्छा नाम कमाते हैं, चाहे वो क्रिकेट की दुनिया में हो, चाहे वो एक्टिंग की दुनिया में हो, चाहे वो बिज़नेस की दुनिया में हो, उनका जो अंश है, जो बीज है, वो बचपन में बोया जाता है ना? इसीलिए जिस चीज़ को हम लोग बोलते हैं नेपोटिज़्म, वो नेपोटिज़्म नहीं है। भैया तुम अगर शाहरुख के घर में पैदा हुए हो, तुम पैदा होते से ही देख रहे हो कि घर में एक्टिंग का माहौल है। तो तुम वो बिल्कुल, बाय डिफ़ॉल्ट सीख जाते हो, दुनिया से बेहतर थोड़ा-सा शायद सीख जाते हो। अंबानी का बेटा काहे अच्छा बिज़नेस कर पाएगा? क्योंकि बचपन से बिज़नेस करता हुआ देख रहा है अपने घर में सब लोगों को। बचपन में वो बीज बो दिया गया, अब वो उस चीज़ में माहिर हो गया है। नेपोटिज़्म नहीं है ये। तो हम हमारी जैसी जो मिडल क्लास फैमिलीज़ हैं, जो किसी कन्वेंशनल पाथ को फ़ॉलो नहीं करते हैं, वहाँ पे एक रिबेलियन का पैदा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो ये बीज कहीं से समाज से अपने दिल में लेकर के अपना बचपन सुधार ले। उसके बाद उसकी आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं अपने आप खुद ब खुद सुधर जाती हैं। ऐसा मेरा मानना है। तो बस वहीं से शुरुआत हुई अभिषेक भाई। तो टाइम मशीन का मेरे ख़्याल से पहला दौर जो है वो तो मैंने आपको बता दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो आपकी शुरुआत हुई, आप हिंदी साहित्यकार जो आपने जैसा बताया कि 40-50 आपने लिखी, हुँ, ये हिंदी इतनी मतलब उस उन दिनों आपकी मतलब अगर जैसे बहुत लोग रामधारी सिंह दिनकर इनको सुनते थे, उनको पढ़ते थे, आपके कौन थे? मतलब एक फेवरेट होता है ना कहीं से एक रुचि जब बन जाती है, तो पुस्तक जी, पढ़ने का भी वो अपनी अंदाज वाली ही बंदा ढूंढता है। जैसे आपने कहा जी, कि जो एनसीईआरटी की किताबें रटी रटाई कि हुँ, वही एग्जाम्पल नहीं मुझे पढ़ने हैं, मुझे जी, चीज समझनी है, उसके हिसाब बाद मैं अपने हिसाब से चीजें चलाना चाहूंगा। और पढ़ाई जी, करते करते जो हमने सुना है कि आपके घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था, मतलब आपके बड़े भाई आईटीएन हैं, और फिर वही बोझ आपके कंधों पे भी आया कि एक होता है ना, जैसे आपने कहा कि अंबानी का बेटा जब अगर वो बिजनेस माहौल देख रहा है तो उसको दिमाग में हुँ, आ जाता है कि यही करना है, और वो बीच जैसे तो आपके यहाँ भी कहीं ना कहीं वो बीज की ही वजह से आप एक इंजीनियर इंजीनियर बनने चले गए, या खुद अंदर से था कि यार नहीं मतलब पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, वरना कलम खरीदने के पैसे भी तो यही देंगे अगर कुछ हम नहीं करते हैं तो। जी, नहीं देखिए पहली बात तो जो जिनका साहित्य पढ़ा है मैंने आज तक सिर्फ़ और हम्म। सिर्फ़ 2 ही लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ा है। मेरा बिलीफ़ है जैसा लोग कहते हैं कि आपको अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना हम्म। बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है। वैसा हम्म। मैं नहीं मानता, आपको पढ़ना ज़रूरी है लेकिन आप अच्छा क्वालिटी पढ़ें, क्वांटिटी भले ही कम भी हो तो चलेगा। तो मैंने सिर्फ़ मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा है और एंटोन चेखव को पढ़ा है। एंटोन चेखव की हिंदी ट्रांसलेशन की किताबें पहले आती थी, वो मैंने पढ़ी है, बाद में हम्म। इंग्लिश में समझने लगा तो इंग्लिश में भी पढ़ी है। और मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा है, बस इन दोनों के अलावा बहुत ज़्यादा मैंने किसी को पढ़ा नहीं है। हम्म। और घर हम लोग का घर का माहौल मिडिल क्लास फैमिली थे, पापा की सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब थी, मम्मी भी जॉब करती थी एक प्राइवेट कंपनी में, लेकिन कुल मिलाकर के हम्म। मतलब वही सिचुएशन थी कि स्कूल की फीस जमा हो जा रही है टाइम से, है ना? रहने के लिए सर पे छत है, पहनने के लिए कपड़ा है, खाना है, लेकिन ऐसे लग्ज़री या अय्याशी हम लोग हॉलिडेज़ में फॉरेन लोकेशन पे नहीं जा रहे हैं, फॉरेन छोड़िए इंडियन लोके हिमाचल वगैरह कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं। वैसी वाली लाइफ थी, तो ये तो पता था कि अगर ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, सपने पूरे करने हैं, तो अब घरवालों ने पढ़ा दिया है, उन्होंने एजुकेशन दे दिया है, वही बहुत बड़ी बात है। बाकी सब कुछ जो है अपने आप करना है। आप 18 साल करके होकर के ये नहीं बोल सकते कि मम्मी लाओ मुझे 20 लाख रुपया दो, मेरे को अपने सपने पूरे करने हैं। हम्म। अपने सपने पूरे करने के लिए पैसा अपने आप कमाना पड़ेगा। तो इसीलिए पढ़ाई बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह के बच्चों की मेरे ख़्याल से मजबूरन अच्छी हो जाती है। तो वही मेरा भी केस था, मेरा इंटरेस्ट नहीं था इंजीनियरिंग में या किसी भी इस तरह की चीज़ में। लेकिन हाँ, वो इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ा क्योंकि पता था कि आने वाले 4 साल, 5 साल स्कूल से निकलने के बाद में अगर कॉलेज पे ध्यान नहीं दिया तो भैया नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी नहीं लगी तो बाकी पूरी ज़िंदगी जो है वो खराब हो सकती है, तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। वरना मेरी रुचि तो थी थिएटर में और एक्टिंग और डायरेक्शन वाले क्षेत्र में जाने की। मैंने इनफैक्ट कोशिश भी की थी, 12वीं के बाद मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई किया था, जहाँ मेरा एडमिशन हो नहीं अच्छा। पाया। हाँ, उनके बहुत स्ट्रिक्ट वो होता है सिलेक्शन हम्म। क्राइटेरिया तो उसमें हाँ, तो बाय द टाइम आप अप्लाई करते हो, उससे पहले ही आपको बहुत सारा बैकग्राउंड करके रखना होता है, वो मुझे पता नहीं था कि आपको 10 प्लेज़ आपने कर रखे हैं, आपके पास इतना सर्टिफ़िकेशन है, इतना एक्सपीरियंस है, उस उन तरह के बच्चों को तो वो दाखिला देते हैं, तो मेरे पास बिल्कुल। था नहीं। हाँ, तो मेरा हुआ नहीं एडमिशन, तो मैंने दिल्ली के ही एक और आईएफटीआई करके इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे, इंडियन फ़िल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट
रॉबिन बत्रा साहब चलाते हैं। तो उनके इंस्टीट्यूट से मैंने 6 महीने का एक्टिंग का कोर्स वहाँ पे किया था। और जब वो 6 महीने का कोर्स कर रहा था तब मेरे को और क्लियर हो गया कि नहीं भैया नौकरी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं झांसी जैसे छोटे शहर में रह करके अगर इतना बड़ा सपना देख रहा हूँ कि मुझे एक्टिंग करना है, ये करना है, तो ये शायद अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब दिल्ली पहुंचा तो देखा मेरे जैसे तो लाखों है यार और मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है। उनको सालों को मेरे से ज़्यादा अच्छा काम भी आता है, मेरे से ज़्यादा बड़े सपने हैं उनके, मेरे से ज़्यादा उनकी स्ट्रगल वाली लाइफ है। मेरे घर में तो फिर भी खाने-पीने का जुगाड़ था। कई सारे तो ऐसे बेचारे रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पे सो रहे हैं और बिल्कुल। उनको भी एक्टर बनना है, उनको भी जीवन में कुछ बड़ा करना है। तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि नहीं भाई मेरा सपना प्रायोरिटी पे रखा जाए, तुम सब लोग जाओ वापस घर। कॉम्पिटिशन है, हर किसी को हक है। तो समझ में आया कि भाई ये मुकाम हासिल करने के लिए ना तो कोई गारंटी है, ना और मेहनत बहुत ज़्यादा है, और वो मेहनत कर भी लेंगे, चलिए कोई बात नहीं कर लेंगे, लेकिन वो करते-करते भी तो खाना खाना है, वो करते-करते भी तो अपने सर पे छत चाहिए, तो उसके लिए बिल्कुल। नौकरी ज़रूरी है। हाँ, तो फिर मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया, वो अपना 6 महीने का कोर्स खत्म करके वापस आया, फिर मैंने आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी किया 2 साल। और 2 साल इसलिए क्योंकि मेरा दोनों साल सिलेक्शन हो गया आईआईटी में। रैंक लेकिन मेरा इतना पीछे का आया कि मेरे को एडमिशन नहीं मिला। हाँ, पहले साल कुछ 5000 कुछ रैंक आया, तो जिसमें लगा कि अरे यार, जब पहले अटेम्प्ट में 5000 रैंक आ सकता है तो एक बार और पढ़ाई करेंगे तो फिर अच्छी रैंक ले आएँगे। अगले साल मेहनत किया, फिर कुछ 4800 कुछ रैंक आया। तो भी मतलब बहुत ऐसा ब्रांच मिल सकता था आईआईटी में जो हुँ। कि शायद उस समय मुझे लगा कि शायद इसका वैल्यू नहीं होगा, नौकरी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आज लगता है गलत डिसीजन हो गया शायद, क्योंकि आईआईटी से निकले होते साला कुछ भी करके निकले होते। हाँ, एक बेटर जॉब। टैगलाइन हो जाती है। अ, बट फिर नोएडा के कॉलेज से अपना बीटेक वीटेक किया, नौकरी के काबिल बने और कैंपस प्लेसमेंट ही हो गया था, तो बस हुँ। वहीं तब से फिर नौकरी से जुड़ गए। बट हाँ, इस चीज़ को कभी मरने नहीं दिया अपने अंदर की आग को। कॉलेज में भी रहे तो थिएटर से जुड़ाव रखा। इनफैक्ट मेरा तो नया कॉलेज था, प्राइवेट कॉलेज था। मैंने जब एडमिशन लिया उससे कुछ ही साल पहले, 7-8 साल पहले ही शुरू हुआ था। तो वहाँ प्रॉपर ऐसा कुछ ड्रामेटिक क्लब, सोसाइटी इस तरह की चीज़ें फ़ॉर्म्ड नहीं थी। तो मैं पहला था जिसने इस ये सारी चीज़ें बाकी सारे स्टूडेंट्स के संग मिलके, सीनियर्स के संग मिल करके उनकी हेल्प से स्टार्ट करवाई थी वहाँ पे, कि हम लोग को ये सब भी करना चाहिए, एक ड्रामा क्लब होना चाहिए, एक ऐसा क्लब होना चाहिए। हम बाकी जो नोएडा में कितने सारे कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इनफैक्ट हम लोग अपनी टीम को लेके आईआईटी दिल्ली वगैरह के फेस्ट में भी गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। वाह! तो हाँ, तो उससे कभी नाता टूटने नहीं दिया। आर्ट से, कला से, या किसी भी इस तरह की चीज़ से जो आपको मतलब जॉब्स के या पढ़ाई के बिसाइड्स खुशी देती है, वही चीज़ कंटिन्यू रखी जॉब में भी आए तो वहाँ पे भी ऑफिस के इवेंट्स होते हैं, है ना, 100 तरह का आर एन आर अवार्ड हो रहा है, कभी कोई फंक्शन हो रहा है, जब भी मौका मिलता था मैं अपने दोस्तों को लेके चले जाता था स्टेज पे। बहुत ड्रामे किए हैं वहाँ पे। एक मुझे याद है मेरे ऑफिस में एक इसका कंपनी ने अच्छा, मतलब हमारी यूनिट ने अच्छा प्रॉफिट किया था, उसका एक सेलिब्रेशन पार्टी था। तो हुँ। सेलिब्रेशन ही इस बात का है कि यूनिट ने अच्छा किया, अच्छा प्रॉफिट किया है। और उस बार भी जो अप्रेजल था वो काफ़ी कम मिला था हम सब लोगों को। तो हम लोग बहुत दुखी थे। तो ये हम लोग एक व्यंग के माध्यम से उन सीनियर मैनेजमेंट वाले लोग जो फ्रंट रो में बैठे थे उन तक पहुँचाना चाहते थे। तो हम लोगों ने एक प्ले किया था जिसमें कि मैं एकदम भिखारी बन के, फटी बनियान पहन के, लुंगी पहन के स्टेज पे गया और मैंने वो वाला गाना गाया था कि औलाद वालों फूलो फलो, भूखे गरीब की यही दुआ है। वो वाला गाना परफ़ॉर्म किया था। बहुत सुपर हिट हुआ वो वाला गाना, बहुत एप्रिसिएशन मिला, पैसा तब भी नहीं मिला। पर ये तो सर ये सच्चाई है कि कॉर्पोरेट वाले अगर ज़्यादा पार्टियां करना लगे, ज़्यादा आपको कुछ देने लगे, तो हर एक एम्प्लॉय के मन में डर आ जाता है कि ये मत करो, हमारा पैसा बढ़ा देना। और बंदा उस समय उस पार्टियों को एंजॉय करते करते गया, खा लो साले, अब तुम्हारे पैसे से है, जो आना था ये उसी से आ रहा है सब। तो ये जो चीजें हैं, ये तो मैं फील करता हूँ, ये होती हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मतलब हम वही हैं कि ना हो तो कंपनी को दोष तो देते ही हैं कि बताओ एमएनसी है वाले कुछ करवाते भी नहीं, और जब करवाते हैं तो बस ऐसे ऐसे ध्यान जाता है एक दूसरे की तरफ, गया इस बार वाला भी गया देख। तो वो चीज है। तो ये सब करते करते लंदन कहाँ पहुंच गया आप फिर? लंदन तो मेरा ऑन साइट था सर, मैं जॉब के लिए ही गया था। अच्छा। मैं ओके। लंदन का करीब 4 साढ़े 4 साल तक रहा हूँ अलग-अलग, मतलब पहले हम्म। गया 2 साल रह के आया, फिर हम्म। 1 साल इंडिया में रह के फिर गया 1 साल, ऐसे 3 बार लंदन गया हूँ, तीनों मिला के मैं लगभग हम्म। साढ़े 4 साल रहा हूँ। जो हम्म। मेरा आखिरी लंदन का ट्रिप था ऑफ़िस की तरफ से ही था, ऑन साइट था वो भी। तो वो था 2016 से लेकर के, और मैं तो अपनी स्वेच्छा से वापस आ गया 2017 के एंड में, मतलब वो और कंटिन्यू हो सकता था।
लेकिन 2016 में ही लंदन में मेरा इत्तेफाकन एक पाला पड़ गया स्टैंड अप कॉमेडी के एक शो में। एक ओपन माइक टाइप का शो था वहाँ पे, कॉमेडी स्टोर हम्म। करके, बहुत लेजेंडरी वेन्यू है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेन्यू इन स्टैंड अप कॉमेडी। और वहाँ पे हर महीने में सिर्फ एक ही ओपन माइक होता है, उसका फॉर्मेट ओके। होता है किल और डाई करके। किल और डाई मतलब कि बहुत हाँ। 25-26 परफॉर्मर्स आते हैं और बहुत ज़्यादा 300-400 का क्राउड होता है। और क्राउड में से किन्हीं 3 लोगों को रेड कार्ड दे दिया जाता है कि जब परफॉर्मर परफॉर्म कर रहा है, आपको मज़ा नहीं आए तो आप कार्ड उठा दीजिए, तो वो निकल जाएगा, अगर तीनों लोगों ने कार्ड उठा दिया। तो वहाँ पे लोग मतलब 9 सेकंड, 10 सेकंड परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनको 10 सेकंड में नहीं हटा पाए, लोगों ने कार्ड उठा दिया, निकल गए। तो ऐसे में 5 मिनट सर्वाइव करना होता है। जो 5 मिनट सर्वाइव कर गया वो फाइनल राउंड में जाएगा, फिर उसको 1 मिनट मिलेगा, फिर वो कोई विनर होगा, वन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस आता है ऐसे करके। वो मैं देखने चला गया और मैं मतलब बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। वहाँ पे 26 लोगों में जो महाशय उस दिन जीते वो कॉम्पिटिशन, वो हम्म। इंडिया के थे। उनकी उम्र थी वाह। 44 साल। और उन्होंने, मैं शो के बाद उनसे मिला तो उन्होंने स्टैंड-अप कुछ ही 1 2 साल पहले शुरू किया हम्म। था। वो, हम्म। उनकी अंग्रेज़ी भी इंडियन एक्सेंट में निकल रही है और मतलब वो बिल्कुल ब्रिटिशर लग ही नहीं रहे हैं, बट उन्होंने हँसा-हँसा हम्म। के पागल कर दिया सब लोगों को, अपनी टूटी-फूटी अंग्रेज़ी में। तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ, जाके मिला उनसे, मैंने कहा सर ये आपने क्या किया, कैसे किया, कब से कर रहे हैं आप, हम्म। माहिर हैं क्या? उन्होंने बताया नहीं 2 साल पहले ऐसे ही शौकिया शुरू किया था, जॉब भी कर रहे हैं साथ में और मज़ा आता है इसलिए कर रहे हैं, ज़िंदगी के इस पड़ाव पे आके। तो मुझे लगा यार, जब ये आदमी 44 साल की उम्र में कुछ ऐसा कर सकता है, वो भी एलियन कंट्री में, विदेश में जाकर के, अंग्रेज़ों के बीच में, ना उनकी भाषा आती है, ना उनका रहन-सहन का तरीका आता है, तो फिर मुझे किसने रोक रखा है यार, ये तो मैं करना चाहता ही हूँ। तो उसी वाले ओपन माइक में मैंने अगले महीने रजिस्टर किया, लेकिन स्पॉट नहीं मिला, वो हमेशा बुक्ड रहता है, 3-3 6-6 महीना प्री बुकिंग हम्म। रहती है। तो मैं लेकिन फिर भी चला गया वहाँ पे एज़ एन ऑडियंस, और क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जो परफॉर्मर्स हैं उनके अलावा बीच में वो 3 बार ऑडियंस को चैलेंज कर देते हैं कि देखो तुम में से किसी अच्छा। में दम है तो आ जाओ यहाँ। तो हम्म। मुझे लगा कि अब की बार ये चैलेंज करेंगे, मैं हाथ उठा के चला जाऊँगा, है ना? मुझे मौका तो मिल जाएगा कम से कम। बिल्कुल। तो उन्होंने 3 बार पूछते हैं वो, ने पहली बार पूछा, मैंने हाथ उठाया तो उन्होंने नहीं बुलाया, किसी और को बुला लिया। दूसरी बार हाथ उठाया, उन्होंने किसी और को बुला लिया। अब मैं बहुत डेस्परेट हो रहा था और मेरी जो पूरी रो थी, जिसमें मेरे साथ में जो बाकी लोग बैठे थे, उनमें से किसी को मैं जानता नहीं था, बट वो किसी यूरोपियन कंट्री की फुटबॉल टीम थी। तो वो सब वाह। लोग एकदम बियर-वियर पी करके एकदम पूरे फुल एंथू में थे, मज़े करने आए थे वो लोग, और वो देख रहे हैं कि उनके बगल वाला लौंडा बार-बार हम्म। हाथ उठा रहा है, उसे बुलाया नहीं जा रहा है। तो अब हाँ। वो मेरे को पंप अप करने लगे। जब तीसरी बार मैंने हम्म। हाथ उठाया, उन्होंने पूछा कि आ जाओ कोई ऑडियंस में से किसी में दम है, तो मैंने हाथ उठाया, तो ये सब चीयर करने लगे कि पिक हिम, इसको उठाओ हम्म। करके। तो उसको मजबूरन मुझे बुलाना पड़ा और मैं गया और मैंने वहाँ पे 4 मिनट एकदम धमाल मचा दिया, मतलब मज़ा ही आ गया। लोग, वो सब पूरी रो तो मेरे सपोर्ट में थी, बाकी लोग भी हाँ। मतलब पूरा सर्वाइव किया, फाइनल राउंड में पहुँचा, मैं जीत के सेकंड, उस दिन सेकंड नंबर पे आया मैं। अपनी ज़िंदगी का पहला ओपन माइक किया हूँ लंदन में अंग्रेज़ी में और मैं सेकंड आ गया हूँ। तो समझ रहे हो कितना बड़ा ईगो बूस्ट मिला होगा उस चीज़ से। और मैंने क्या आधी रात टॉपिक को ही चुना अपने था घर, आपने? टॉपिक बहुत गंदा था भाई, मैं अब वो वाला सेट करता भी नहीं हूँ, वो मैंने करना छोड़ दिया है, वो बहुत अश्लील टॉपिक था। वो था, अगर मतलब उसका जो नाम था वो था स्मॉल, वहाँ पे चलता है भाई, वहाँ पे ये हाँ, सारी चीज़ें हाँ, ये ऑफेंसिव नहीं मानी जाती हैं और बिल्कुल। लोग एन्जॉय करते हैं, वैसे भी मतलब हल्का-हल्का बियर के नशे में भी रहते हैं, तो उनको ज़्यादा ही मज़ा आता है। तो बट वो ऐसा नशा था ना भाई कि मुझे लगा यार ये तो मुझे बार-बार करना पड़ेगा, अब मैं इस प कदम पीछे नहीं हटा सकता। तो फिर मैंने वहाँ पे लंदन में सीखा प्रॉपर तरीके से कि और इसमें और क्या-क्या इंट्रिकेसीज़ होती हैं। हर एक चीज़ को करने का कुछ तरीका, कुछ फॉर्मेट कुछ होता होगा ना, आप हमेशा से रॉ मुँह उठा के तो नहीं जा बिल्कुल। सकते हो। तो फिर मैंने वहाँ पे कोर्स किया, बाकायदा सीखा उसको, थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ में आया और 6 महीने तक वहाँ पे लंदन में करता रहा मैं, और करते-करते मेरा थोड़ा ठीक-ठाक हो गया था वहाँ पे, मतलब लोग मुझे पहचानने लगे थे, मेरे को हुँ। ठीक-ठाक स्पॉट मिलने लगे। और फिर मुझे लगा कि अब मैं जब विदेश में रह के इतना अच्छा कर रहा हूँ, तो मैं जब हिंदुस्तान चला जाऊँगा और मैं जब हिंदी में करूँगा, तो फिर मैं स्टार ही बनने वाला हूँ। मुझे कौन रोक सकता है फिर, है ना? मैं तो एक आँधी लेके आऊँगा और उसके बाद मतलब, तो ये सोच बिल्कुल। कर के फिर मैं जॉब छोड़ के वहाँ पे वापस आया था और इंडिया में फिर मैंने शुरू किया पुणे में, और फिर अनफॉर्च्यूनेटली वैसा नहीं हुआ जैसा कि मैंने प्लान किया था। बट हाँ, तब से फिर छूट नहीं पाया कभी। ये मतलब बेसिकली कहा जाए तो एक नशे की तरह होता है कि आपको एडिक्शन अगर हो गया तो हो गया, उसके बाद फिर आपको कोई नहीं छुड़वा सकता है। बिल्कुल। और जो हमने सुना है, मतलब आप एक लाखों की जॉब है वहाँ छोड़ के, और ये क्या बोलते हैं, स्वदेश टाइप वाली आपकी हालत, जो आप जी। कि अब अपने वतन चलते हैं,
तो ये सर, जी, ये कितना कितना टफ होता है ये चीजें, मतलब एक हार्ड डिसीजन होता है, और इसमें मतलब फैमिली की भी ऑफ कोर्स रजामंदी होनी चाहिए, मतलब बीवी है तो बीवी, है ना, माँ बाप सबका मतलब एक वो होना चाहिए, क्योंकि आपने वो बहुत वो चीज कहीं ना कहीं मतलब हार्ड मेहनत के बाद अचीव करी होती है, सबके बस की बात नहीं है, मतलब इतना आप, हुँ, जैसा आपने कहा कि वहां भी लाखों में से ही एक आधे पहुंचते हैं, तो वो जी, डिसीजन की पैशन फॉलो करना है, और मनी जैसे ऑलवेज मैटर करती है, क्योंकि पेंडिंग ईएमआई ये नहीं पूछती, वो सिर्फ डेट बताती है और उसको तुम्हारे फोन पे जी। डेबिट का मैसेज देना होता हुँ। है। तो ये कितना टफ था, और ये कैसे, मतलब ये अंदर ये चीज आई कैसे, ये कैसे डिसीजन लिया आपने? ये भाई बहुत कॉन्टेम्प्लेशन हुआ इस पे, मेरा और मेरी वाइफ़ का बहुत डिस्कशन हुआ, कई महीनों तक हम्म। डिस्कशन होता रहा। और हम अंत में हमारे सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता जो कन्वेंशनल रास्ता है, जैसा कि हम्म। पूरी दुनिया करती है कि भाई बने रहो ऑन साइट पे, पैसा कमाओ, वापस आओ, एक 3 बीएचके खरीदो, उसकी ईएमआई चुकाओ 10 साल तक, 15 साल तक, और फिर रिटायरमेंट से पहले एकदम सुकून से बोलो कि आज ये घर मेरा हुआ। हम्म। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि एक ही लाइफ़ मिली है, दोबारा अगर पुनर्जन्म हो भी गया तो हमको याद थोड़ी ना रहेगा पिछले जन्म में कहाँ थे, क्या थे। तो एक लाइफ़ जो मिली है उसमें दाँव खेलने का मौका दिया है भगवान ने, खेल लो। कितने सारे सक्सेस स्टोरीज़ ऐसी भी तो है ना जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम्म। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने हम्म। किसी हम्म। बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड का काम किया, हार्डशिप हाँ। देखा है, स्ट्रगल देखा है। हम्म। लेकिन उसी ज़िंदगी में रहते-रहते कुछ अचीव करके जब अब उनकी जब मृत्यु होगी, भगवान ना करे हो, लेकिन जब होगी तो सुकून से तो मरेंगे कम से कम कि जो सपना देखा था, उसमें काम किया, सक्सेस पाया। तो अगर एक ही लाइफ़ मिली है तो ट्राई करना तो बनता है। हो सकता है कि हम उस स्टेज तक पहुँच जाएँ कि हमें ईएमआई पे घर खरीदना ही ना पड़े, हम इतना कमा लें कि हम एक मुश्त पैसा देके खरीद लें। या फिर हो सकता है बिल्कुल। सारी ज़िंदगी रगड़-दगड़ के जो है मेहनत करते-करते ख़त्म हो जाएँ, लेकिन कम से कम ये सैटिस्फैक्शन रहेगा कि हमें जो ज़िंदगी मिली थी, हमने उसमें पूरा भरसक प्रयास किया, है ना? हार नहीं मानी, लगे रहे, फिर कोई बात नहीं, नाकामयाब हो गए तो कोई भी वर्ल्ड कप इंडिया हार गई थी पिछले नवंबर में, तो क्या ट्राई तो किया था ना उन्होंने अच्छा। बिल्कुल। तो वैसा ही था कि बस एक तो ट्राई है, और प्लस मेरी वाइफ़ का जॉब ठीक-ठाक चल रहा था, तो हमने कैलकुलेटेड डिसीज़न भी लिया था कि मैं थोड़ा बहुत कमा चुका था वहाँ पे, थोड़ी सेविंग थी, बाकी उसकी जॉब ठीक-ठाक चल रही थी। तो इनिशियल प्लान हमारा ये था कि हम 1 साल तक जॉब छोड़ के देखेंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर जॉब तो दोबारा ढूँढी जा सकती है। बिल्कुल। और उसी एक हाँ, और उसी 1 साल के बाद मतलब थोड़ा बहुत जब बेटर होने लगा था तो फिर लॉकडाउन वाला सिचुएशन आ गया, पैंडेमिक आ गया, ऐसा मतलब बहुत लफड़े हो गए। उसकी वजह से जॉब हम्म। दोबारा जॉइन करना पड़ गया। बट ठीक है, सुकून है क्योंकि जॉब दोबारा भी किया, जो भी किया, लेकिन वो चीज़ से नाता नहीं टूटा जो करने के लिए इतना हार्ड डिसीज़न लिया था, वो ज़िंदगी भर रहेगा अब। तो आप जब इंडिया आ गए, और आपने कैनवास में शायद पहला जो अपना स्टैंड अप जो जी, शो था वो आपने रिकॉर्ड करवाया था, जी। और आप उसको जैसे सारे स्टैंड अप कॉमेडियन करते हैं कि यूट्यूब पे डालें, और हुँ, ये हमें वायरल करेगा, और इससे शो वगैरह मिलेंगे, और जो जी, दुकान है वो चलेगी। बट वैसा जी, हुआ नहीं जैसा आपने सोचा। तो मतलब जी। क्या चीजें आपको बाद में मतलब लगा कि कहाँ कमी रह गई, या क्या दिक्कत क्या थी उस समय? पहला जो वीडियो कैनवास से मैंने रिकॉर्ड कराया था, वो तो मैंने यूट्यूब पे डाला ही नहीं क्योंकि उसमें फीडबैक, हम्म। वो मेरा वही वाला सेट था, स्मॉल वाला सेट। अच्छा। तो हाँ, तो बा उस समय मुझे रियलाइज़ नहीं होता था, वो हँसाता बहुत था, वो लोग पेट पकड़-पकड़ के हँसते थे, तो मुझे लगता था कि बहुत ही ज़्यादा मैंने कुछ अफ़लातूनी लिख दिया है। वो हम्म। अच्छा था भी, लेकिन अब जो बाकी लोगों को दिखाया तो उन्होंने यही कहा कि भई इस सेट से अगर तुम अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हो, तो तुम ज़िंदगी हम्म। भर एक एडल्ट कॉमिक या नॉन-वेज कॉमिक बन के रह जाओगे, है ना? हम्म। ज़्यादा लोग तुमको तब अपनाएँगे, मतलब ज़्यादा बड़ी तुमको भीड़ तब मिलेगी जब तुम थोड़ा उनके बीच का कुछ लिखोगे जिसको कि इंसान अपने बुज़ुर्गों के संग बैठ के सुन सके, बच्चों के संग बैठ के सुन सके। तो ये उस डोमेन में जान, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है, हर इंसान को अपनी स्टैंडिंग बनानी होती है, डालना है डाल दो। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार ऐसा तो नहीं, लिखने का हुनर है तो ऐसा थोड़ी ना कि खाली गाली-गलौच ही लिख सकते हैं, है ना? थोड़ा क्लीन भी तो लिखना आना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने वो डाला नहीं, वो वीडियो पड़ा है मेरे पास अभी तक, बट वो मैं अभी डालूँगा भी नहीं। दूसरा वीडियो जो हैबिटेट से रिकॉर्ड कराया था वो मैंने डाला और मुझे, और वो नहीं चला, मतलब उसका कुछ 1.5 लाख 2 लाख व्यूज़ अभी भी है, पड़ा हुआ है। तो उसमें मुझे क्या लगता है क्या गलती हुई कि मैंने बहुत शायद जल्दबाज़ी कर दी। मैं राइटिंग ठीक था, राइटिंग पे मुझे अभी भी कॉन्फिडेंस है कि मैंने जो लिखा था वो अच्छा लिखा था। बट एक स्टेज प्रेज़ेंस होती है, एक डिलीवरी होती है, एक कम्फ़र्ट होता है ना? ऑडियंस के संग एक रेपो बनाने वाली बात होती है। वो सारी चीज़ें थोड़ा वक़्त गुज़ारने के बाद इंसान सीख पाता है। मुझे ऐसा लगा कि मैंने
अब लगता है कि उस टाइम शायद बहुत जल्दबाजी कर दी, अगर मैं वही सेम सेट और 1 साल बाद या थोड़ा टाइम सीखने के बाद फिर निकालता तो शायद बेटर परफ़ॉर्म करता। तो ये शायद मुझसे गलती हुई है और ये गलती फिर होती चली गई क्योंकि आपने एक वीडियो डाल दिया, वो नहीं चला तो फिर प्रेशर आ जाता है कि तुरंत दूसरा डालो, फिर बिल्कुल। तीसरा डालो। तो मैं डालता ही चला गया और वो सारे के सारे जो हैं एक के बाद एक सब ठीक-ठाक रीज़नेबल लिमिट में रहे, सब में कमेंट अच्छे-अच्छे आए कि अरे अंडररेटेड कॉमिक है और फलाना है, ढिमकाना है, लेकिन व्यूज़ नहीं आए, मतलब शेयर नहीं हुआ है। शेयर नहीं हुआ है तो मतलब कहीं न कहीं कमी तो रही है, तो वो शायद पर्सनैलिटी की ही कमी थी। अब अगर मैं शायद वैसा करूँ वो उसी तरह का सेट तो शायद बेटर चले क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा है, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी बेटर है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि ये बात भी गलत हो। अब मैं जब फ्लॉप होऊँगा तो उसका कोई तीसरा एक्सक्यूज़ ढूँढूँगा, तो उस टाइम का लेकिन यही एक्सक्यूज़ लगता है। या कह लो इंडिया को उतना उस टाइम, या इंडियन लोगों को, या कल जो हम सोसाइटी, उसको उतना एक्सपोजर नहीं मिला था क्योंकि हम लोग सोशली उतने कनेक्टेड नहीं थे, तो हम चीज़ें समझते नहीं थे, हवा बना देते थे, बहुत बड़ी बातें लगने लगती थी कि क्या कह दिया, मतलब जी, जी, जी। क्या बोलते हैं, वो होती है ना, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। तो वो अब शायद हो गई है, अब चीज़ें समझने लग गए हैं लोग। और अभी भी मासी अगर ऑडियंस की आप बात करोगे तो नहीं है, क्योंकि हुँ, इंडिविजुअल बंदा देख सकता है, सबके साथ नहीं देख सकता, स्पीकर पे नहीं हाँ। चला सकता, है हाँ, ना, हाँ, 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 क्योंकि राइट। यहाँ तो इंडिया में बोलेंगे नहीं, क्या पता कोई थप्पड़ ही मार के चला जाए। राइट। हाँ, तो वो नहीं तो चीजें वो हैं। तो आपको प्रिकॉशंस तो बहुत सारे लेने हम्म। पड़ते हैं जब आप देखिए इसमें ना दोनों दोनों पहलुओं को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला तो ये कि आर्टिस्ट बोलते हैं कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, हमारा जो मन कर रहा है हम तुम्हें नहीं हम्म। सुनना तुम मत सुनो, वो ठीक है। हम्म। और जो हम्म। जिनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि तुमको ये बात ही क्यों बोलनी है और 100 बातें हैं तुम उनके बारे में बात करो। तो दोनों वही पहलू को बात। समझना ज़रूरी है कि जब आपके हाथ में माइक है, जब आपके पास अथॉरिटी है कि हज़ारों लाखों लोग आपको सुन रहे हैं और उनमें से कुछ लोग आपको सुन के इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं, तो आपके ऊपर एक नैतिक ज़िम्मेदारी भी आती है कि आप कुछ ऐसा ना बोलें जिसकी तभी तो भड़काऊ भाषण अगर कोई नेता भी देता है, तो उसके खिलाफ भी एफआईआर हो जाती है कि तुमने बिल्कुल। जनता को भड़काया है। तुम्हारे ऊपर नैतिक ज़िम्मेदारी है, उसको समझना आर्टिस्ट को भी ज़रूरी है और लोगों को भी थोड़ा मैच्योर होना ज़रूरी है कि भाई बोल देने से किसी को हानि उतनी नहीं पहुँचती जितना कि एक्चुअली मार देने से पहुँचती है ना? मारना ज़्यादा बड़ी चीज़ है। तो दोनों लोगों को थोड़ा मैच्योर होने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आर्टिस्ट हमेशा ही सही होता है। कई बार आर्टिस्ट बहुत आपत्तिजनक बातें करते भी हैं। हमने खुद ही देखा है कितने सारे जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली जो शुरू कर रहे हैं, उनको धीमे-धीमे करके समझ में आता है कि अच्छा कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, कौन-सी लाइन क्रॉस नहीं करनी है। शुरुआत में हमने भी बहुत क्या कहते हैं अनपॉलिटिकल चीज़ें या फिर इस तरह की चीज़ें बोली हैं जो कि नहीं बोलनी चाहिए थी। जब समझ में आ गया तो फिर उसको पब्लिक फोरम पे करना बंद कर दिया। ठीक है, और उसके बाद ये इंस्टाग्राम ही मतलब आपने क्यों चूज करा, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ लोग टिकटॉक से शिफ्ट होके इंस्टाग्राम पे आ गए क्योंकि टिकटॉक बैन हो गया था, मतलब क्योंकि हुँ, आपने एक शॉर्ट बनाने शुरू कर दिया काइंड ऑफ, और आपने जी, वही चीज दिखाई जो आपने जी थी, तो यही चीज जी। क्यों चुनी, मतलब एक जो बोलते हैं ना कि नीश, तो आपने और कोई सब्जेक्ट क्यों नहीं चुना? तो इसका इंस्टाग्राम बेसिकली मैं कर रहा हूँ करीब जब टिकटॉक बैन नहीं हुआ था उससे भी पहले से मेरा अकाउंट है और उस टाइम पे इसलिए बनाया था क्योंकि जब यूट्यूब वीडियो डाला वो नहीं चला तो लोगों ने बताया कि भाई और भी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से तुम अपना एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो तो उसमें से हम्म। इंस्टाग्राम उस समय वीडियो फॉर्मेट सपोर्ट भी नहीं करता था बट शौक के लिए फेसबुक का पेज है ट्विटर का अकाउंट है हम्म। तो इंस्टा का बना के डाल दिया जब टिकटॉक बैन हुआ और इंस्टा ने ये रील्स वाला अपना फॉर्मेट शुरू किया तो अचानक से सारे टिकटॉकर्स रील्स पे मूव हो गए मतलब बहुत सारे जो पॉपुलर थे वहाँ पे वो रील्स पे आ गए बिल्कुल। और रील्स पे भी क्योंकि उनका ऑडियंस बना बनाया है तो वो रातों रात अचानक से उनका अकाउंट चल पड़ा जब चल पड़ा तो ऐसा पूरा मार्केट में लहर फैला कि अरे भाई इंस्टाग्राम एक नया प्लेटफॉर्म है इस पे फेमस होना जल्दी कम समय बहुत आसान है हर कोई हुआ चला जा रहा है कुछ भी डाल रहे हैं लोग फेमस हो जा रहे हैं तो ऐसा लगता था कि बड़ा आसान तब भी नहीं था वो उनके लिए आसान था जो पहले से अपना लाखों का ऑडियंस बिल, बना के बैठे हैं नए इंसान के लिए तब भी मुश्किल था। तो हमने 2018 में 19 में जब भी शुरू किया था तब से शुरू किया। बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, स्केचेस ट्राई किए, पोएट्री ट्राई करी, गाना गाया अपना स्टैंड अप के बिट्स काट के डाले, कुछ नहीं चला, कुछ भी नहीं चला। इत्तेफ़ाकन अभी लास्ट ईयर मई में एक मेरा फुद्दू सा रील था जो वायरल हो गया रातों-रात बहुत और वो ना कॉर्पोरेट से रिलेटेड था, ना कोई कॉमेडी स्केच था, कुछ नहीं था। वो खाली 2000 का नोट मोदी जी ने अनाउंस किया था कि जो नया नोट आया बिल्कुल। है, वो भी हम्म। बैन किया जाएगा
और उससे पहले जब 2000 का नोट आ रहा था तो कई सारे न्यूज़ चैनल्स ने ऐसा कहा था कि इसमें एक चिप लगाई गई है जो तुम्हारा डेटा कलेक्ट कर लेगी। तो उससे रिलेटेड मैंने खाली एक रील बनाया था 29 सेकंड का कि ये अब नोट बंद कर रहे हैं, पता है क्यों? क्या कि तुम्हारा जो चिप में जो डेटा आया है अब उसको गैदर करेंगे, उसकी एनालिसिस होगी, ऐसा करके कुछ बनाया था। और उस पे बहुत गालियाँ पड़ी कि लोगों को लगा कि मैं सच में ऐसा मानता हूँ, मैं सच में ऐसा बोल रहा हूँ। तो बहुत गालियाँ पड़ी कि तुम बेवकूफ हो क्या? तुम्हें अकल नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, फलाना-ढिमकाना। और कई लोगों ने सपोर्ट भी किया कि हाँ, ये वो बहुत वायरल हुआ। उसके बाद समझ में आया कि अच्छा, अब वो पुश मिला है एल्गोरिथम की तरफ से, तो अब मुझे एवरीडे बेसिस पे कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो भी पता नहीं था कि कॉर्पोरेट करूँगा तो शायद चलेगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें फिर से ट्राई करी। मैंने अपने मिनी व्लॉग्स जो होते हैं वो ट्राई किया। मैंने पंचतंत्र की कहानियाँ, वो चला था मेरा। पंचतंत्र की कहानियाँ जो होती हैं उसको 90 सेकंड में एक ट्विस्ट के संग प्रेज़ेंट करना। है ना? तो वो अच्छा चला था, उसमें प्यासे कौवे की कहानी मेरी सही चली थी, खरगोश और कछुए का ये, वो काफ़ी बढ़िया चला था, तो मुझे लगा था वही करता रहूँ। बट उसमें भी ये था कि पंचतंत्र की कहानियों में भी लोगों के सेंटिमेंटल वैल्यू अटैच्ड है भई। वो लोग उस पे ही बुरा मान रहे हैं कि तुमने प्यासे कौवे को ऐसा कैसे बोल दिया, तुमने इसको कछुए को ऐसा कैसे बोल दिया। अब वो उसको भी अपना धर्म बना के बैठे हैं तो क्या करें फिर? तो मुझे लगा ये सस्टेनेबल नहीं है, मैं अगर हमेशा गाली ही खाता रहूँगा तो फिर कैसे मतलब चलेगा। तो इन द मीनटाइम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहा था। उसी बीच में एक मेरा कॉर्पोरेट का रील जो है ये भी चला। फिर मैंने ये कॉर्पोरेट पंचतंत्र कॉर्पोरेट इसमें मिक्स एंड मैच करता रहा। कॉर्पोरेट भी चलने लगा, मुझे लगा अच्छा ये सेफ है। यहाँ पे कोई इतना बुरा नहीं मानेगा। यहाँ पे अगर कोई बुरा मानेगा भी तो वो एटलीस्ट लॉजिकल आदमी होगा, पढ़ा-लिखा इंसान होगा, जो खुद जॉब कर रहा है। तो बुरा मानने वाले लोगों की एक तो क्वांटिटी कम होगी, प्लस एटलीस्ट लॉजिक होगा उनके पीछे। वो कभी तलवार हुँ, लेके मेरे घर पे नहीं आएगा। बिल्कुल। है ना? तो थोड़ा थोड़ा सेफ है। पु तो पुतले नहीं ये जलाए कंटिन्यू, जाएँगे। पुतले नहीं जलाए जाएँगे, तो ये सेफ है थोड़ा, ये करते हैं। और उसकी नॉलेज भी थी थैंकफुली। 17-18 साल का वर्क एक्स है अपना, हर एक चीज़ अप्रेज़ल से लेकर के और कैसे डिस्कशन होते बिल्कुल। हैं और कैसे फीमेल्स की तरफ जेंडर बायस होता है और कैसे उनको कई हुँ, बार उस चीज़ का नुकसान होता है। वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं देखी हुई हैं लाइफ़ में। अब उसको ह्यूमरस तरीके से पेश करना है, तो ये तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया ना। तो बस फिर वो करता चला और गया। और एक्सीडेंटली वही मतलब वो पता लगा था हुँ, क्या। और वही चल गया आपका। जी भाई, थैंकफुली वही चला है और वही अच्छी बात भी है क्योंकि उसमें मुझे कभी गाली-गलौच यूज़ नहीं करना पड़ता है, मुझे कभी हुँ, बिलो द बेल्ट नहीं जाना पड़ता है, मुझे कभी किसी को उसके क्या कहते हैं धर्म पे या उसकी जाति पे या किसी चीज़ पे कमेंट नहीं करना पड़ता है। तो और उसके बाद भी अगर लोग हँस रहे हैं तो ये तो बहुत अपने आप में अच्छी बात है। आप एक स्क्रिप्ट लिख के जा रहे हो, उसका जी। वर्क करना मतलब हुँ, इन्हीं वो अनुभव से ही आता है। जब आप कोई चीज़ राइटिंग कर रहे हो, तो ये सेंस कैसे आता है कि यार जो मैं लिख रहा हूँ और जो मेरी ऑडियंस है, मान लो हुँ, 20 टू 30 के बीच में है, 30 टू 40 के बीच में, ये इस पे हँसेगी ही हँसेगी। वो सेल्फ गारंटी वो एक राइटर को पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मतलब वो कैसे मिलती है कि यार मैंने जोक लिखा है क्योंकि ऑब्वियस बात है कोई जैसे आप कई चीजें आप कॉर्पोरेट लाइफ से ही बोलते हो वो आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस है आपने देखे हैं जिए हूँ मोमेंट बट हो सकता है कि वैसे मोमेंट लोगों ने देखे हो पर उन्हें क्या पता वो हंसी वाले ना लगे उन्हें लगे अरे नहीं किसी लड़की को ऐसे बोला कि मैं लड़की को हायर नहीं करूंगा ये एक सीरियस एलिगेशन है समझ रहे हो हुँ, ये हुँ, दोहरी मानसिकता है इसका हम विरोध हुँ। करते हैं तो ये जब आप कोई जोक लिखते हो तो वो दिमाग में चीजें कैसे आती कि यार नहीं ये इस पे मैं 99% एटलीस्ट श्योर हूँ कि इस पे लोग हंसेंगे जी। तो जोक के भी ना कई सारे फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे एक तो सबसे बेसिक फॉर्मेट होता है सेटअप पंच लाइन वाला। उसके बाद हम्म होता है रिवेलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन कि आपने शुरुआत में कोई इन्फॉर्मेशन हाइड कर ली और उसके बाद उसको रिवील किया। हम्म तो जब आप जोक लिखते हो तो आपका जो पंच है, चाहे वो किसी भी रीज़न से आ रहा हो, वो कितना स्ट्रॉन्ग है उसकी एक गट फीलिंग दिमाग में आती है कि यार ये मेरे को ठीक लग रहा है, ये चलना चाहिए। और उसको हम्म आप प्रेज़ेंट करने से पहले इंस्टाग्राम के लिए रील्स के यही सोचते हैं, अगर हमको लिखने में अच्छा लग गया तो हम रिकॉर्ड कर देते हैं। उसमें 99 टू 1% का रेशियो होता है। 1% ऐसा होता है कि हमने जो सोचा था वहाँ पे लोग नहीं हँसे, बट 99% टाइम हँसी आ जाती है। बट स्टेज के लिए फिर हम उस जोक को टेस्ट करते हैं, उसी के लिए ओपन माइक्स होते हैं। ओपन माइक मतलब बेसिकली एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे कोई भी इंसान जा कर के अपने नए जोक्स या अपने हम्म पुराने जोक्स जो है उसको टेस्ट कर सकता है। किसी ने शुरुआत की है स्टैंड अप की तो वो सीख सकता है, वो जाके अपने जोक्स ट्राई हम्म कर सकता है और हम्म जो पहले से कर रहे हैं, जब वो नया हम्म मटीरियल लिखते हैं तो एक स्मॉल ग्रुप के सामने 10, 12, 15 लोगों के सामने अपने उस जोक को टेस्ट करते हैं। और एक जोक
अपने कलम से जब लिखा है तब से लेकर के, और जब फाइनली आप उसको वीडियो में उतारेंगे तब तक कम से कम नहीं तो 40, 50, 100, 150, कई बार तो 600 बार भी टेस्ट होता है, और हर बार उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। अगर पहली बार आपने किया, नहीं मजा आया ऑडियंस को, तो आप कुछ चेंज करके देखोगे, उसकी लैंग्वेज चेंज करोगे, वर्ड्स चेंज करोगे, कुछ ऐड करोगे। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट करके ओपन माइक में देखी जाती हैं। ओपन माइक एक इकलौता सहारा है। हमारे केस में अब थोड़ा सा भगवान की दया से इतना बेनिफिट मिल गया है कि ओपन माइक में अगर हम नहीं भी जा पाए, और अगर मेरा शो है, फॉर एग्जांपल मेरा अभी पुणे में शो है 14 जुलाई को, उसके हम्म। बाद का, तो मेरे हम्म। शो में जो ऑडियंस मेरी आई है, मैंने उनको 1 घंटे का अपना अच्छा शो दे दिया। उसके बीच में या उसके एंड में कहीं पे मैंने जो नया मटेरियल लिखा है वो मैं ट्राई कर लेता हूँ। अगर उनका ऑडियंस का रिएक्शन आ गया तो मैं उसको शो में रखूंगा, नहीं तो फिर डिस्कार्ड कर दूंगा। तो मेरे संग इतना थोड़ा सा बेनिफिट हो गया, मतलब मेरे नहीं, जो भी लोग टिकट सेल कर पा रहे हैं, जिनका ऑडियंस बन चुका है, तो वो लोग अपना नया मटेरियल अपने शो में ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो ओपन माइक में जा सकते हैं। ओपन माइक में आज भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं। तो बस वही है, वो आपको बता देगा, पूरा लिटमस टेस्ट है वो। ये यहाँ पे कुछ ऐसा सिफारिश नहीं चलती है कि मेरा भाई है इसके जोक सुनो, इस पे हंसो। उनको, पब्लिक को मजा नहीं आएगा, नहीं हंसेगा कोई। सही बात है। ठीक है। अ, ये अभी तक का सिलसिला हो गया। हमारे कुछ जी Q&A सेक्शन होता है जहाँ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम जी। बेसिकली जैसा गेस्ट होता है उसी की फील्ड या उसी से रिलेटेड होते हैं, ताकि लोगों तक एक रियल टेस्ट या रियलिटी पहुंच सके। टेस्टेड जोक्स हैं कि भाई यही 10 के 10 ये हर जगह पागल कर दिया है, तो ऐसी शुरुआत होती है या एक स्क्रिप्ट हो गई, आपने यही 5-10 चीजें बोली हैं, फिर मल्टीपल शो में आप जा रहे हो क्योंकि ऑडियंस चेंज हो रही है। जो आप हम्म स्क्रिप्ट राइटिंग लिख रहे हो, ये ऐसा नहीं है कि इस शो के लिए ये लिख दी, दूसरे के लिए हर टाइम चेंज नहीं हो सकती। जैसा आपने कहा, जी, 100 बार, 200 बार, 500 बार, 600 बार टेस्टेड होती है। तो एक जो हम्म स्क्रिप्ट आपने लिखी, आपने एक हम्म। शो में करी, तो वो कब तक चलती है, कितना, या वो आपके ऊपर आप, होता है? हाँ, वो आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली जो मतलब एक रूल ऑफ थंब है वो, कि आप कम से कम 40 से 50 बार तो एक जोक को आपको करना चाहिए, बिफोर हम्म। ये डिसाइड करने के कि वो अब एकदम बहुत बढ़िया क्वालिटी का बन चुका है। इतना तो समय मेरी समझ से देना ही चाहिए। और कई बार तो कोई 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 जोक इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि 3 बार टेस्ट करके पता लग जाता है कि यार इसमें दम है, ये हमेशा हमेशा चलेगा। और कई हम्म। बार कोई जोक आप 100 100 बार कर लो तब भी लोग नहीं हंसते हैं, उसके बाद भी आपने इतने दिल के करीब है कि आपको ड्रॉप करने का मन नहीं करता है। और उसको बोझ की तरह झेलते रहते हो, बट हाँ, ड्रॉप कर देना चाहिए एक पॉइंट के बाद में। हम्म। और हम्म। ऑडियंस के रिएक्शन जहाँ तक, मतलब एक सर्टेन टाइम गुजारने के बाद में तो आपको समझ में आ जाता है कि कोई दिन आपका अच्छा जाएगा, कोई दिन आपका अच्छा नहीं जाएगा, तो उसमें मायूस होने वाली बात नहीं है। लेकिन शुरुआत जब करते हैं और आपका 2 माइक अच्छे गए, तीसरा माइक में कोई नहीं हंसा, एकदम बॉम्ब हो गए, तो वो बहुत एकदम दिल पसीजने वाली फीलिंग आती है, बहुत बुरा लगता है, खराब लगता है। बट उससे ओवरकम करके जो अगली बार फिर से स्टेज पर चला जाए, वो सस्टेन करेगा। जो इतना ज़्यादा बुरा मान गया कि भैया मतलब मेरा दिल ही टूट गया, तो फिर वो नहीं जा पाता। कई लोग छोड़ भी देते हैं, इसीलिए शुरू करते हैं, 6 महीना करते हैं, फिर नहीं मजा आता है, छोड़ देते हैं। हर किसी के लिए है भी नहीं, हर चीज़ हर किसी के लिए तो नहीं होती है। तो नहीं मजा आ रहा है तो मत करो, खाली मजे के लिए है ये फील्ड। इसमें बाकी पैसा, फेम, ये सारी चीजें बाय प्रोडक्ट हैं, जो समय के संग आनी होंगी तो आएंगी, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मजा हम्म। आएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो अगर मजा आ रहा है तो करो, नहीं तो छोड़ दो भाई, बहुत सारी चीजें और हैं दुनिया में करने के लिए। ठीक है। एक चीज होती है कि हर एक माँ का बेटा जो होता है वो उनके लिए राजा बेटा होता है। वही कुछ आपके जी लिए भी है, जैसा आपने इनिशियल में बताया कि मदर काफी सपोर्टिव रही, मतलब उनका जी। मानना था कि हाँ तुम कर लोगे और तुम कर, बट वो ये भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हाँ तुम एक अच्छे एक्टर बनोगे, या बनते हम्म क्यों नहीं हो। तो ये चीज हम्म। रिली ये मतलब, कॉमेडियन अलग चीज हो गई, एक स्टैंड अप कॉमेडियन जी बिल्कुल ही अलग है। एक होता है लोग जी कॉमेडी करते हैं, वो अलग चीज है, स्टैंड अप कॉमेडी अलग चीज है। ये भी एक जी। डिफरेंस है जो शायद जो लोग इसमें हैं या जिन्होंने देखे वो समझ पाते होंगे। तो ये चीज हम्म। कहाँ से आ गई, मतलब कहीं आपने एक्टिंग करी या उनको, उन्होंने ऐसा कुछ आपको करते देखा कि हाँ तुम जाओ मुंबई जाओ, मतलब चप्पलें घिसो, और फिर जी। ये कैसे नहीं चीज तो आ गई? मैंने आपको बताया ना कि 12वीं के बाद मैं एनएसडी के लिए अप्लाई किया था, और मैं हम्म। एक्टर बनना हम्म। चाहता था। फिर मैंने किसी हम्म। कहीं और से 6 महीने का, तो वो कीड़ा एक्टिंग का बचपन से ही था। मैंने स्कूल में भी बहुत सारे प्लेस वगैरह किए हुए हैं। झांसी में जहाँ हम रहते थे, वहाँ पे अगर कोई हम्म। बाहर भी कोई इवेंट हो रहा है जहाँ पे कुछ करने का मौका मिल रहा है, तो वहाँ मैं चला जाता था, और ये सारी चीज़ें मेरी माँ की आंखों के सामने हो रहा था।
तो उन्होंने देखा था कि ये इतनी छोटी उम्र से किसी चीज़ को करने के पीछे एकदम जुझारू है, पागल है उसके पीछे, और वो उसको करने का मौका पूरी ज़िंदगी मिला नहीं है। तो उनको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि मतलब अगर अब अभी भी देर नहीं हुई है, एक्टिंग तो आप किसी भी उम्र में कर सकते हो ना। मतलब पंकज त्रिपाठी और ये बिल्कुल, सारे जो लोग हैं, इन्होंने बिल्कुल। थोड़ा-सा एजेड होने के बाद ही शुरू किया और कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो हुँ, उनको यही लगता है, वो इसीलिए पीछे पड़ जाते हैं कि जब तुम्हारा बचपन से जो सपना था, तुम उसके लिए भी हाँ, क्यों नहीं ट्राई मारते हो एंड ऑल दैट। हुँ, हालाँकि मतलब मेरा एक्टिंग में बहुत ज़्यादा मैंने किए भी हैं, बहुत सारे शॉर्ट फ़िल्म्स वगैरह यूट्यूब पे मेरा काम हुँ, पड़ा हुआ है। हुँ, अभी मेरी एक बिल्कुल। शॉर्ट फ़िल्म मैंने की थी आशाएँ फ़िल्म्स के साथ में, उसका कुछ 5 लाख व्यूज़ वगैरह भी होने वाला है। तो करता रहता हूँ बीच-बीच में। लेकिन हाँ, मैं अपने आप को उतना गुणी एक्टर समझता नहीं हूँ कि मैं उस पे पूरा करियर का दाँव खेल सकता हूँ कि मैं सब कुछ छोड़-छाड़ के मुंबई चला जाऊँ और फिर सायन स्टेशन के पास में कोई छोटा होटल लेके रहना शुरू कर दूँ। ये सब ना तो मेरी अब उम्र बची है उतना स्ट्रगल करने की, और ना मुझे लगता है कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ एक्टिंग की फ़ील्ड में कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा मुझे ज़्यादा ट्रैक्शन शायद स्टैंड अप में कम समय में मिल सकता है, क्योंकि उसमें फिर भी मैं अपने आप को हुनरमंद समझता हूँ। हुँ, उसमें मेहनत करूँगा तो रिज़ल्ट शायद जल्दी मिलेगा, और जब रिज़ल्ट मिल जाएगा तो कितने सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जो यहाँ से एक्टिंग में स्विच करते हैं, कुछ कहीं किसी को कोई रोल मिल जाता है। बस्सी भाई ने भी कितना बढ़िया रोल किया है रणबीर कपूर के साथ में तू बिल्कुल, झूठी में बिल्कुल। मकान। तो इस हुँ, तरह की अपॉर्च्युनिटी कभी किस्मत में होगी, लिखी होगी तो मिल जाएगी आगे जाके, उसके लिए मना भी नहीं है। लेकिन अब पूरी तरह से ऐसे सब कुछ छोड़-छाड़ के एक्टिंग के लिए ट्राई तो अभी नहीं कर पाऊँगा। तो अगर मान लो कभी मौका मिला तो कालीन भैया बनना चाहोगे या मुन्ना त्रिपाठी? कालीन भैया, मुन्ना त्रिपाठी की उम्र निकल गई है बहुत टाइम पहले। नहीं, उम्र तो चलो आजकल एक्टिंग में तो एकदम मेकअप वेकअप, थोड़ा 6 महीने जिम चले गए, जो कि आप अभी जा ही रहे हो। मतलब एकदम जी, डेडिकेशन आपका दिख रहा है, डे 1 डे 2 डे 3, शायद 1 वीक हो चुका है आपको। जी। तो तो ये मतलब उम्र अगर हम हटा दें तो ये मतलब आंतरिक इच्छा जो बोलती है ना कि दिल तो अभी बच्चा है जी, जी, नहीं, वो नहीं वाला आंतरिक क्या है? इच्छा भी मेरी प प जो रिलेटेबिलिटी फैक्टर है वो कालीन भैया के हम्म, कैरेक्टर से ज़्यादा रिलेट करता हूँ। मेरी तासीर हाँ, वैसी ही है कि आराम अच्छा, से बैठ के सॉफ्ट स्पोकन तरीके से बात करना ऐसे। हाँ, मुन्ना भैया की एनर्जी अलग है, मुन्ना भैया की एनर्जी हाँ, वैसी वाली है कि वो मैं लंदन वाली मतलब है अंदर आपकी। वो अंदर से मेरे को महसूस नहीं होता। कालीन भैया वाला ज़्यादा सुकून वाला रोल है, और उसमें मुझे हम्म, ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जो काम है वो शायद चेहरे से करने हम्म, वाला है कालीन भैया का। तो मेरे चेहरे में, आँखों में लोग लिखते हैं कि तुम्हारी आँखें लाल रहती हैं, हमेशा नशे में रहते हो। भैया मेरी आँखें हैं ही ऐसी, मैं यही आँखें लेके पैदा हुआ हूँ और क्या करूँ? तो वो मुझे लगता है मैं उसमें बेटर कर पाऊँगा। ऑन पब्लिक कभी लोगों का रिएक्शन कैसा आता है जब आपको मतलब देखते हैं? ऑब्वियस बात है, निकलते हो तो स्ट्रीट पे, कहीं भी मॉल पे, कहीं पे लोगों का रिएक्शन कैसा रहता है? अब तो रिकॉग्नाइजेशन जो, कभी इस बारे में सोचते हो, मतलब आपके मन में आता है कि ये साले लाखों मिलियन में देख रहे हैं, रोड पे निकलता हूँ तो वो मिलियन वाले कहाँ हैं? ऐसा कुछ कभी आता है मन में? नहीं, नहीं ऐसी एक्चुअली मैं पुणे में रहता हूँ, तो पुणे में तो मेरे को सड़क चलते-फिरते लोग पहचान जाते हैं। तो हुँ, इसीलिए वो वाली फीलिंग ऐसी आई नहीं कि यार मुझे कोई पहचान क्यों नहीं रहा है, क्योंकि एक्चुअली हुँ, पहचान जाता है। बैंगलोर में मैं जाता हूँ शो करने, बैंगलोर, हुँ, हैदराबाद कहीं पे भी, तो जो लोग शो देखने नहीं भी आए हैं लेकिन मैं नीचे चाय पी रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो लोग चलते-फिरते पहचान नाम से शायद नहीं पहचानते हैं, हुँ, पास हुँ, आके पूछते हैं क्या आप वही हो ना जो कॉर्पोरेट पे कंटेंट बनाते हुए हुँ, करते हो? तो हाँ भाई, अच्छा नाम क्या है? अच्छा अर्जुन राणा, नाम पूछ के जाते हैं, फिर वो कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो बाद में फॉलो करता है। तो वो फीलिंग तो बहुत अच्छी आती है। लेकिन अब वही है कि पहले इतना भी नहीं था, तो हम ये चीज़ अचीव करना चाहते थे। अब ये हो गया है कि लोग थोड़ा बहुत पहचान रहे हैं तो लालची हो गए हैं। अब चाहते हैं कि लोग नाम से हुँ, पहचानें, और मतलब आके बोले कि मैंने तुम्हारा वो वाला काम देखा था, वो बड़ा अच्छा लगा। ना कि ऐसे बोले कि हुँ, तुम कुछ तो करते हो, क्या करते हो बताओ ज़रा? ऐसा हुँ। ऐसा ना बोले। अब लालच थोड़ा बढ़ गया है, तो वो भी स्टेज आएगा कभी। जी। वियर्ड आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है मतलब इस फेम के साथ? ना एक बार ऐसा हुआ था अभी करीब हो गया 1 साल हो गया। दिल्ली में मैं एक शो कर रहा था, और एक्चुअली स्टैंड अप का शो और इंस्टा का कंटेंट बहुत ही 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर आपने कोई भी स्टैंड अप शो देखा है तो आप समझेंगे इस चीज़ को कि वहाँ पे जो परफॉर्मेंस होती है वो 10 मिनट का, 12 मिनट का, 15 मिनट का एक पूरा सेट, एक स्टोरी होती है जो हुँ, आप फनी बनाते हुँ, हैं। ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा उसमें सुरेश की बात करूँ या हुँ। हमेशा उसमें किसी अपने कैरेक्टर की बात करूँ। है ना? तो मैं दिल्ली में परफ़ॉर्म कर रहा था, बहुत बढ़िया शो गया, सब हुँ, कुछ हुआ, और उसमें हाँ, फ्रंट रो में एक भाई साहब बैठे थे, वो शो के बाद में मैंने पूछा, शो के बाद में पूछता हूँ मैं कि कैसा लगा हुँ, आपको? डिड यू एन्जॉय हाँ, एंड ऑल दैट? तो सबसे फ्रंट रो में भाई साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कि वो सब तो ठीक है सर, लेकिन आपने वो रील में जो बोला था, आपने उस चीज़ का ज़िक्र तो किया नहीं। तो मैंने कहा हुँ, बिकॉज़
मैं रील परफ़ॉर्म करने थोड़ी ना आया हूँ यहाँ यहाँ पे मेरे पास और हाँ, अच्छा मटेरियल है वो कर रहा हूँ। हाँ, तो हाँ, ये एक्सपेक्टेशन जो थी ना मतलब मुझे 1 साल पहले ये चीज़ समझ में आ गई थी कि अच्छा हाँ, अगर मेरा ऑडियंस इंस्टा से हाँ, कन्वर्ट होके आ रहा है, तो उनका कुछ एक सेट हुँ, ऑफ एक्सपेक्टेशन होगा, हुँ, लेकिन हुँ, वो कुछ और सोच के आए हैं। तो मैंने अब अपने शो में ना इस चीज़ को एड्रेस करना शुरू कर दिया है। मैं हुँ, बीच-बीच में लोगों से वो उनसे मुखातिब होता रहता हूँ, उनसे बातचीत करता हाँ, रहता हूँ और ये इंश्योर करता हूँ कि वो उनकी एक्सपेक्टेशन सही सेट होती जाए पूरे शो के दौरान, ताकि जब बाद में शो खत्म हो तो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर के जाएँ। और वो हुँ। चीज़ मुझे उसी दिन उन्होंने सिखा दी थी। बट हाँ, वो जो पहली बार हुआ था तो मैं एकदम से थोड़ा-सा हक्का-बक्का रह गया। अब मैं क्या करूँ? मैं यहाँ पे अब क्या कोट पहन के वही सब नौटंकी करूँ क्या? आप सब सुप्रिया मैडम को देखने आ रहे हैं और आप दिखा कुछ और रहे हो, तो वो लोगों के साथ हो रहा है मुझे लग रहा है। वही। तो नहीं लेकिन ठीक अब है। मैंने एडजस्ट करना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट मैंने अपने हुँ, कैरेक्टर्स के बारे में भी बिट्स बनाना शुरू कर दिया है ताकि अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं सुरेश का नाम लूँ हुँ। किसी का और का, तो मैं वो अब करना शुरू कर चुका हूँ वहाँ पे। ठीक है। एक ऐसी चीज़ है मतलब क्या बोलते हैं, जो आपको एक होता है ना बेस्ट एडवाइस के रूप में, जो घर भी कर जाती है और बहुत हेल्प करती है, आपको कहीं से मिली हो, जो आपने अमल करी और उसका आउटपुट वर्क बेस्ट करा हो? एडवाइस जी, बेस्ट एडवाइस तो मेरे हिसाब से भाई मुझे पता नहीं कि कहाँ से मिली थी मुझे, बट एडवाइस यही थी कि एक ही लाइफ है। मेरे ख्याल से कोई किताब पढ़ी होगी उसमें शायद लिखा होगा कि एक हुँ, ही ज़िंदगी है जो भी करना है ना अच्छा बुरा गंद मचानी है जो भी करना है हुँ, इसी में करके चले जाओ हुँ, क्योंकि फिर उसके बाद कुछ गारंटी नहीं है। तो डरो नहीं कुछ भी ऐसा करने से हुँ, कि अरे यार फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 50 साल की उम्र में भी अगर ये ठान लो ना कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिकेट ही खेलना है, तो आप पूरी कोशिश कर दो। अगर आप खेल गए ना मरने से पहले क्रिकेट, तो आप एक इतिहास कायम कर जाओगे। नहीं खेल पाए तो कोई बात नहीं, कोशिश तो की है। तो बस एक ही ज़िंदगी है, जो भी करना है आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आप ही जैसे जॉब के संग पॉडकास्ट करना चाह रहे हुँ, हैं या कुछ और करना चाह रहे हैं, कल को अगर आपका मन कुछ ऐसा करने का भी किया ना जो दुनिया कहेगी कि पागल हो गया है क्या? इम्पॉसिबल है। हुँ, अगर उनकी सुन ली तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए तो जो लोग याद रखे जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें तो कोई एक भाई साहब हैं जो हैंडीकैप है जिनका टाँग नहीं है, उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा है। तो हाँ, अगर हाँ। उन जब उन्होंने अपना मन बनाया होगा तो लोगों ने कहा होगा ना कि साले 2 टाँग वाले नहीं जा पा रहे हैं, तू कैसे सोच रहा है? हाँ, उन्होंने नहीं सुनी दुनिया की, तभी तो वो कुछ कर पाए। जब कर पाए तो उसके बाद ही तो इतिहास कायम कर पाए ना। तो इतिहास वही लोग बना पाते हैं, जो दिल की सुनते हैं, जिनका जब मन कर रहा है वो करते हैं। क्योंकि दुनिया तो बैठी है देखो तुमको खींचने के लिए नीचे, तो उनकी नहीं सुनो, एक ज़िंदगी है, जो करना है इसी में करो। हुँ। आप क्या बोलते हैं, मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट आउल हो? मैं तो रात का प्राणी हूँ सर। मैं रात को देर तक जागता हूँ, जाग सकता हूँ, पूरी रात भी जाग सकता हूँ। सुबह हुँ, जल्दी उठने में थोड़ा जब तक कि कोई बहुत ज़रूरी काम जैसे बच्चे का अगर मान लो स्कूल छोड़ने जाना है या उसका एग्ज़ाम है, कुछ हुँ, है, तो उठ जाऊँगा जब बहुत ज़रूरी काम है, नहीं तो मज़ा नहीं आता सुबह उठ के। ठीक है। फेवरेट पार्ट ऑफ योर जॉब? माय रेगुलर आईटी जॉब अब आईटी को तो आप अलविदा कह ही चुके हो, पर दोनों का अ, बता दो, क्योंकि आपके पास दोनों का अनुभव है। हाँ, तो आईटी जॉब का तो फ़ेवरेट पार्ट है कि द वैराइटी ऑफ पीपल दैट यू गेट टू मीट। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है क्योंकि ऑब्ज़र्वेशन वहीं से निकलती है, कौन किस एक्सेंट हुँ, में बात कर रहा है, कौन हुँ, किस तरह का खाना अपने टिफ़िन में ला रहा है, ये वो। तो वो सारी जो पूरा वैराइटी मिलती है, वो बहुत कम जगह देखने को मिलती है, वैसी वैराइटी। हुँ, और हुँ, स्टैंड-अप का सबसे फ़ेवरेट पार्ट है जब आप किसी एक अनजान इंसान के चेहरे पे हँसी देखते हो, खुशी देखते हो, वो भी बिल्कुल। किसी ऐसी चीज़ से जो आपके मुँह से निकली है, तो वो अपने आप में जीत की खुशी देती है। ठीक है। आपके मतलब जो होल सोल कैरियर है, उसका कोई एक मेमोरेबल मोमेंट? अभी तक का बेस्ट मोमेंट एक शो के बाद एक कपिल था, वो अपने बच्चे को लेके मेरे पास आए थे और अच्छा। अपनी डेढ़ 2 साल की बच्ची थी वो हुँ, मेरी तरफ बढ़ाने लगे, तो मुझे लगा कि ये शायद चाहते हैं कि मैं इनकी बच्ची को गोद में लेके फ़ोटो खिंचाऊँ। मैं लेने लगा तो उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं आप हुँ, खाली इसके सर पे हाथ रख दीजिए, इसको आशीर्वाद दे दीजिए। तो वो हुँ, बड़ा अजीब-सा मोमेंट था कि लोग शो के बाद आते हैं, मिलते हैं, वो कॉर्पोरेट की हुँ, बातें करते हैं या फिर अपना हुँ, कुछ इंसिडेंट बताते हैं या फिर फ़ोटो खिंचाते हैं। ये पहली बार हुआ कि कोई अपनी बच्ची को आशीर्वाद दिलवाने मेरे पास ले आया, तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं हँसूँ कि रोऊँ कि क्या बहुत भावुक हो गया था मैं, कि मैंने ऐसा क्या हासिल कर लिया ज़िंदगी में कि मैं किसी के बच्चे हुँ, को आशीर्वाद देने योग्य हो गया हूँ। लेकिन उस मोमेंट पे रियलाइज़ हुआ था कि इंडिया की ऑडियंस इतनी मासूम, इतनी प्यारी है कि जब किसी को दिल में जगह देते हैं ना, तो बिना किसी कंडीशन के देते हैं कि इंसान पसंद आ गया, अब इसका सब कुछ पसंद आएगा।
तो बहुत भाग्यशाली समझता हूँ मैं अपने आप को, मेरे संग वो वाक़या हुआ। वो अभी तक का तो आगे चल के भगवान करे कि और मुझे ऐसे इंसिडेंट्स देखने को, ऑब्ज़र्व करने को मिले, एक्सपीरियंस करने को मिले। बट अभी तक का तो सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट या सब मेरे को मतलब चाहे मेरा सोल्ड आउट शो हो जाए, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, मेरे को बड़े से बड़े हम्म। ब्रांड से डील मिल जाए, बट उस मोमेंट में जो खुशी मिली थी ना, वो अभी तक की सबसे बड़ी खुशी है। तो उसने हाँ, शायद राइट। आपको कालीन भैया ही समझ लिया होगा, और जो कि आशीर्वाद दे दीजिए यार, आप भी 51 101 निकाल के निछावर करके लो। नहीं, वो ठीक तो है। मेरे को समझ में नहीं आया, वरना आपका आइडिया अच्छा था। मैं तो अगर 101 रुपए देता तो वो शायद ज़्यादा अच्छी चीज़ होती। मैं खाली आशीर्वाद ही दिया था। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कोई आए तो हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन पूछने से पहले मैं बता दूं, बहुत लोगों को जो लोग डीप में जानते हैं आपको उन्हें पता है आपकी, बट ये एक नई ऑडियंस के पास जाएगा, एग्जिस्टिंग ऑडियंस के पास भी जाएगा। तो सर इंजीनियर हैं और इन्होंने मतलब बहुत घिसी है उस लाइन में भी, जी, इनको मोर देन 17, और ये एज ए सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर भी थे इन्फोसिस में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यही सच्चाई है सर? हुँ, जी। हाँ, तो अब क्वेश्चन आता है कि एक ऐसी स्किल जो सभी हुँ। मैनेजर के पास होनी चाहिए। अपने टीम को मतलब बेसिकली जिसको वो कहते हैं ना, अपने खानदान की बुआ वाली स्किल, हाँ। या फूफा वाली स्किल, कि पूरी टीम को अपनी बातों में ऐसा उलझा के रखना कि टीम के हर एक मेंबर को ये लगे कि आप उसके सबसे ज़्यादा सगे हैं। हम्म। ठीक है? भले ही आप किसी के सगे ना हों, लेकिन आपकी टीम में अगर 15 लोग काम कर रहे हैं, तो हर किसी को ये फीलिंग होनी चाहिए कि आप उसके ही सबसे ज़्यादा हम्म। हित के बारे में सोचते हैं, आप उसका सबसे हम्म। बेस्ट इंटरेस्ट सोचते हैं, और बाकी हम्म। 14 लोग जो हैं वो सेकंड इन लाइन हैं, और ये फीलिंग हर किसी के पास होनी चाहिए। अगर आपने ये अचीव कर ये लिया तो आप बहुत अच्छे मैनेजर हैं। जो आपके किरदार होते हैं, मतलब किरदारों के नाम होते हैं, ये रियल जिंदगी में रहे हैं, उनका ऐसा स्वभाव रहा है, या एक ये काल्पनिक है? नहीं, नहीं, ये सारे के सारे किरदार जो हैं कहीं न कहीं मैं एनकाउंटर कर चुका हूँ, नाम थोड़े बहुत अच्छा। ऊपर-नीचे किए हैं मैंने। हाँ हाँ। तो सुरेश जो कैरेक्टर है वो वाक़ई में मेरे साथ में ऐसा एक बंदा रह चुका है जो काम में बहुत हाँ काबिल है, लेकिन हाँ अजीब टाइप का रिबेलियस है, मतलब उसको हाँ। ऐसी चीज़ों में रेबेल करने में मज़ा आता है जिसका कोई मीनिंग नहीं है। और रॉकी भैया का जो कैरेक्टर है वो लोगों को बहुत काल्पनिक लगता है, लेकिन रॉकी भैया जैसे किरदार के साथ वो मेरा रूम हाँ पार्टनर रह चुका है। उसका सीनियर नहीं था, मेरा कलीग हाँ था वो, मेरा रूम हाँ। पार्टनर रह चुका है कि अगर ज़रा सी भी बात ऊँच-नीच हो गई, ये हो गया, हम्म। तो हम्म। कि ऑफिस के बाद मैनेजर बाहर निकलेगा, पेल देंगे उसको, मतलब इस टाइप की मेंटालिटी उसकी स्कूल कॉलेज में नहीं इकट्ठा होता है अटैक के। कि टीचर ने डांट दिया तो टीचर को शाम को हाँ। पेल देंगे, तो वैसा वाले तो रह चुके आपके हैं। साथ जैसे आपने रील भी बनाई थी कि आप हम्म, अपने सीनियर मैनेजर को बोलते हैं कि लोग मेरे को मारने के लिए, मतलब वो अप्रेजल के बाद वो कट्टा अट्टा लेने गए हैं, चाकू वाकू लेने गए, पेल देंगे। तो वो हम्म, बोलता है कि नहीं नहीं तुम समझाओ, और आप बोलते हैं नहीं, अब मैं भी लेने जा रहा हूँ क्योंकि मैं हम्म, आपको पेल दूंगा। तो ये चीजें मैं अगर मतलब मारेगा तो नहीं, पर कॉर्पोरेट में ऑफ कोर्स बहुत अप्स एंड डाउन होते हैं चीजें। मतलब अगर एक एवरेज एम्प्लॉय को मैं कहूँ तो 10 में से एक ही बार होता है कि उसको खुशी होती है, वरना मैं ये कहूंगा उसका कटता है। तो ये जी, चीजें आपके साथ हुई हैं मतलब लाइफ में? हाँ, हाँ, इसमें बहुत या हुई है फिर सर। या आप ऐसे बता दो कि जो भी आपकी रील्स वगैरह रहती हैं, जो ये हुँ, कितनी मतलब काल्पनिक होती हैं, मतलब एक आप अच्छे राइटर हो, आपके साथ एक ये गुड पॉइंट है कि उस कलम में एक वो ताकत होती है, समझ रहे हो ना, कि आप लोगों को एक इमेजिनरी वर्ल्ड तक पहुंचा सकते हो। तो कितने जी। परसेंट पोर्शन अनुभव का रहता है, कितने परसेंट राइटिंग स्किल रहती है उसमें? तो सर हर एक रील का जो बेसिक थॉट है, जो उसका प्रेमाइस है, वो हमेशा सच हम्म। होता है। उसमें हम्म। थोड़ी-सी एक्ज़ैजरेशन की लेयर डाली जाती है। आपको हम्म। सीधा-सीधा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, कल शाम को ही जो मैंने अपलोड किया है कि ऑन साइट पे तुम टॉयलेट यूज़ करने की तमीज़ नहीं है, वहाँ पे कंप्लेंट आ रही है हाँ, वो तुम्हारी। स्टक हो जा रहा है। हाँ, प्लास्टिक की बोतल कभी फँसा दे रहे हो, कभी ग्लास फँसा दे रहे हो। ये इंसिडेंट मैंने अपनी आँखों के सामने होते हुए देखा है। जब मैं लंदन में था, वहाँ पे भी टॉयलेट में ये पानी नहीं होता है, तो टिश्यू हाँ, पेपर से पेपर यूज करते साफ हैं। करना पड़ता है। तो मेरे साथ के जो इंडियन कलीग्स थे, उनको मैंने देखा है ये सारी हरकत करते हुए कि कभी वो प्लास्टिक का ग्लास लेके जा रहा है, और एक्चुअली एक बंदे ने ग्लास फ्लश करने का कोशिश किया था, और जिसकी वजह से बाथरूम क्लॉग हो गया था, प्लम्बर को बुलाना पड़ा था, और उसको रिटन में वार्निंग मिला था कि अगली बार से ऐसी हरकत नहीं करना है।
ये वाकई में सच्चे इंसिडेंट्स हैं, इस तरह की हरकतें हुई हैं कभी ना कभी, इसीलिए दिमाग में आई हैं। एकदम पूरी कल्पना तो मैं ऐसे एलियन जादू के बारे में तो नहीं लिख रहा हूँ मैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ, हाँ, थोड़ा बहुत एग्जैजरेशन उसमें हो सकता है कि वो टीम वाले असला बारूद खरीदने चले गए हैं, मारेंगे, वैसा नहीं हुआ होगा, लेकिन हाँ, कहा सुनी हुई है, मैनेजर को बाहर तू मिल, तेरे को देख लेंगे, इस तरह की हुँ, धमकियां देते हुए लेते हुए सब देखा है मैंने। हुँ, ठीक है। जो एक आपका मतलब मोस्ट फेमस चीज़ है कि आप मैनेजर, आपका टीएल कह लो या असिस्टेंट मैनेजर कह लो, और आप दोनों लोग रियल में मतलब आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, वो भी करते हैं, और आप भी को फाउंडर हैं उस प्लेटफॉर्म के जहां आप अपना शो जी करते हैं, और वो भी को फाउंडर है। मैं रील पे रहूंगा, आप दोनों लोग जो सिनेरियो दिखा, तो गाड़ी में बैठे अपना चीयर्स चल रहा है और डिस्कस जी। कर रहे हैं टीम से कि तुम काम मत करो यार, उसको रखो। तो ये सब चीजें रियल लाइफ में करी हैं आपने, या मतलब ये भी किसी का रेफरेंस लिया है? नहीं नहीं, ये भी रियल लाइफ में हुआ है सर। आप वो जो मेरे कलीग है जिनका आप बात कर रहे हैं, आकाश गौरव सिंह, हम्म। तो हाँ। हाँ, वो मेरे स्टैंड अप में पार्टनर हैं। पहले हम दोनों एक बिल्कुल। साथ में काम, कॉर्पोरेट में एक साथ में काम भी कर चुके हैं थोड़े अच्छा। समय के लिए। फिर उन्होंने स्विच मार लिया, फिर मैंने भी स्विच मार लिया। हम्म। तो लेकिन कुछ टाइम हमने साथ में भी काम किया है। और ऐसा मतलब वो जो कार में बैठते हैं ना, वो सच में हम लोग 2 घंटा 3 घंटा बैठते हैं, और एक्चुअली हम लोग किसी किसी विषय पर डिस्कशन करते हैं। चाहे वो अपनी पहले टीम से रिलेटेड होता था, अभी हम्म। वो स्टैंड अप से रिलेटेड है कि ये शो होने हम्म। वाला है, ये हम्म। इसको स्पॉट देना है, इसको नहीं देना है, वो डिस्कशन एक्चुअल होते हैं। बस बीच हम्म। में जहाँ पे थोड़ा मूड बन जाता है, माहौल हो जाता है, वहाँ हम कैमरा लगा देते हैं बस। तो कैमरा अपना आधा घंटा रिकॉर्डिंग करता है, उसमें से जो अच्छा लगता है वो काट के एडिट करके डाल देते हैं, वरना तो पूरी जो ये कन्वर्सेशन। जो, हाँ, क्वेश्चन वही था कि जो ये कहानियां आती हैं, मतलब जी। ये आप एक कहानी दिखा रहे हो, तो ये कहानी रियल लाइफ में आपने ऐसी जी है एज ए मैनेजर, या ये किसी और का देखा है उसका डाला है? नहीं नहीं सर, मिक्स एंड मैच है। थोड़ी बहुत चीजें हमने खुद अच्छा। देखी हैं, थोड़ी बहुत किसी और हाँ। की, जैसे फॉर एग्जांपल वो हाँ। पर्ची निकाल के अप्रेजल करने वाला, वो मैंने कभी नहीं किया हाँ। है, लेकिन मैंने होते हुए देखा है कि इतने सारे काबिल लोग हैं, आप किसको दें? फर्स्ट फर्स्ट रेटिंग तो तुम हम्म। खाली एक या दो लोगों को दे सकते हो, तो किसको दें? हम्म। और सारे के सारे टीम में अगर काबिल लग रहे हैं तो पर्ची निकालते हैं फिर, कि ठीक है, जिसकी किस्मत उसे मिलेगी। तो हम्म। ये मैंने होते हुए देखा है। तो हर एक चीज जो हम बता रहे हैं वो जरूरी नहीं हमने एक्सपीरियंस की हो, लेकिन मैंने अपने आसपास कहीं ना कहीं किसी को करते देखा है, इसीलिए वो दिमाग में थॉट आ रहा है। तो ठीक बहुत है। सारी चीज़ें रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। जो आपकी लाइन है, अब मैं करंट लाइन की बात करूंगा, यहाँ कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, जो स्टैंड अप को, कैनवास हो गया, और भी लाफ्टर क्लब हो गए, तो सब अलग अलग वही बात है, मतलब अलग अलग ऑनर है, अलग अलग प्रोड्यूसर हैं जो लोगों को अप्रोच करते हैं कि हमारे यहाँ के शो करो, तुम्हारी इतनी टिकट, ऐसा ऐसा रहेगा। इस चीज का भी आपको मतलब आपको लगता है कि बहुत टैलेंटेड लोग हैं जिनको यहाँ अपॉर्चुनिटी, वो काबिल हैं, बट ये लोग, अब वही मैंने जो ऑब्जर्व करा है कि जैसे कैनवास हो गया, लाफ्टर क्लब हो गया, जो बड़े जो आजकल छा रहे हैं कह लो, जो बस्सी का आपने जिक्र करा, जो जितने भी फेमस लोग हैं, आकाश हो गए, सबको ये लोग लाते हैं कि यही फेमस लोग यही करेंगे, ताकि हमारी भी रीच बढ़े और लोग जाने। तो उसमें वो लोग जो हैं उनके पास ऑप्शंस कम है, या छोट, क्योंकि एक चीज है ना, जैसे बॉलीवुड भी है, अब धर्मा लोग इसीलिए चाहते हैं ना, बड़े बैनर की होगी तो एक्सपोजर मिलेगा आपको, चीजें और मिल जाएगी। अब प्रोड्यूसर ही नहीं मिलेगा, नंबर ऑफ स्क्रीन नहीं मिलेगी, तो आप उस ऑडियंस तक कैसे पहुंचोगे? हुँ। वो तो चीज के लिए आप कुछ भी मैं मतलब आपकी गाइड, हाँ। इसमें सर, अनलाइक मूवी इंडस्ट्री या अनलाइक एनी इंडस्ट्री, स्टैंड अप कॉमेडी बहुत ही डेमोक्रेटिक फील्ड है। यहाँ पे हम्म। सिर्फ़ और सिर्फ़ टैलेंट जो है उसकी दम पे ही आप ऊपर जा सकते हो। और हम्म। जितने भी आपने नाम लिए, कैनवस तो बंद हो चुका है, अभी बंद होके भी उसको हम्म। 4-5 साल हो गए। बट बाकी हम्म। जितने वेन्यूज़ के आपने नाम लिए, लाफ्टर क्लब हो गया या लाफ्टर हम्म। नेशन हो गया, या ये लाफ स्टोर हो गया या हैबिटेट हो हाँ। गया, हाँ। इन सब जगह कोई भी नया हो पुराना हो कैसा भी हो, हर किसी के लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल है ओपन माइक के जरिए। आप जब थोड़ा नाम कमा लेते हैं, आप जब थोड़े पॉपुलर हो जाते हैं, जैसे कि आप नाम ले रहे हैं जिन कॉमिक्स का, बस्ती भाई हो गए, आकाश भाई हो गए, हम्म। गौरव, है ना, ये सब गौरव लोग गुप्ता। हम्म। हाँ, इतने पॉपुलर हो हम्म। चुके हैं कि इनको देखने के लिए ऑडियंस टिकट खरीद के आ रही है, तो हर एक वेन्यू को अपना एक फाइनेंस भी तो स्टेबल रखना है ना। तो इसलिए इनके शोज़ थोड़े ज़्यादा आपको दिखते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये टिकट बेच पा रहे हैं। जो लोग नए हैं, जिनको प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत है, जो सीख हम्म। रहे हैं,
वो टिकट तो नहीं बेच पाएँगे, तो इसलिए उनके लिए अलग प्लेटफ़ॉर्म है। ओपन माइक बोलिए हुँ, उसको, कॉम्पिटिटिव ओपन माइक्स हुँ, होते हैं, रेगुलर वीक में 1 या 2 दिन हर वेन्यू पे ओपन माइक होता है। दुनिया का कोई हुँ, ऐसा वेन्यू नहीं है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ फीचर्ड शो चला के अपनी दुकानदारी चला हैबिटेट में भी होता है मंगलवार को, लाव स्टोर में भी होता है, लाफ्टर नेशन में, हर जगह। मेरा जो वेन्यू है पुणे में, यहाँ पे भी एवरीडे हाँ, ओपन माइक कराते हैं हम लोग, वीकेंड्स पे फीचर्ड शो कराते हैं। तो हर जगह ओपन माइक होता है। ये सिर्फ़ कहने वाली बात है कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। भैया मेहनत करो सब मिलेगा। जब मैंने शुरुआत किया था तो मैं पुणे में कैफ़ेज़ में, पब्स में जहाँ लोग बर्गर खा रहे हैं, सब जगह ओपन माइक किए हैं। कैनवस लाफ क्लब जो है मुंबई में था, वहाँ पे हुँ, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट निकालना बहुत डिफ़िकल्ट था। मुझे भी ऐसा लगता था कि अरे यार! वहाँ कैसे पहुँचूँ? एक दिन मुँह उठा के चला गया, बस पकड़ के चला गया, वहाँ जाके लोगों से मिला, ये किया, पूरा प्रोसेस पता किया, अच्छा ऐसे-ऐसे होता है। रजिस्टर किया, अप्लाई किया, मिल गया स्पॉट। किया, ओपन माइक में अच्छा किया, जीत गया तो उसके बाद रेगुलर मिलने लगे स्पॉट। यही तरीका होता है, ये जर्नी होती है। इसमें कोई बायस्ड नहीं है, हर कोई चाहता है कि उनके प्लेटफ़ॉर्म पे अच्छे से अच्छे लोग आकर के परफ़ॉर्म करें, जल्दी से काबिल बनें, फ़ेमस हों और टिकट हुँ, बेच के उनका रेवेन्यू में हेल्प करें। हर कोई चाहता है। तो कोई ऐसा नहीं कि मैं तो सिर्फ़ इसी को दूँगा या मैं सिर्फ़ इसी ये बॉलीवुड जैसा नहीं है। यहाँ बहुत हुँ, डेमोक्रेटिक है। अगर आप पहले दिन जाएँगे और आप बहुत बढ़िया से किल कर देंगे और उसी लाइनअप में कोई बहुत मंझा हुआ खिलाड़ी है जो 5 साल से कर रहा है, आप उससे बेटर कर देंगे। अगली बार आपको प्रेफ़रेंस मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है? कोई इसमें लेगेसी नहीं चलती है कि ये मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। अबे तुम्हारा दोस्त अगर हँसा ही नहीं पा रहा है, तो सही पब्लिक बात क्यों है। सुनेगी उसको? तो वो वाली बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, हर जगह स्पॉट है। ओपन माइक आप सबसे अगर आप शुरू कर रहे हैं तो पहले ओपन माइक पे फ़ोकस करिए। जब आप वहाँ पे अच्छा करने लगेंगे, बाकी स्पॉट्स अपने आप खुल जाएँगे आपके लिए। आपका ये अपना शुरू करने का पर्पस मतलब क्या था? कि हमारा शुरू आप करने का जैसे पर्पज़ ये था कि दूसरों हाँ, का मौका और या फिर आपके माइंडसेट क्योंकि आपने इतना लंबा एक बोलते हैं ना कहीं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उन लोगों से तो बहुत ही आगे होता है जो इन चीजों में पिछड़े हुए हो क्योंकि उसके बाद वो सोच होती है विजन होता है एक चीज होती है जी। ना विजन तो आप कहीं ना कहीं ये तो नहीं सोचते कि फ्यूचर में मतलब ये चीज तो आप कर ही रहे हो वो प्रोड्यूसर वाली जो चीज होती है ना कि मेरे को वो बनना है या अपना कुछ एम्पायर क्रिएट करना है एक चीज जैसे अलग प्लेटफॉर्म हो गए या लोगों को जी, इसके पीछे मतलब वजह क्या थी आप जैसे आपने कहा आपने पहले भी जगह कहीं से भी वायरल हो लोग आपको जान चुके थे आप जी। किसी के पास जाते तो इतना खुद में भी कॉन्फिडेंस था क्योंकि आपने इतने शो करे आप वहां फोड़ के आ जाते नो डाउट तो अपना ही क्यों ये चीजें हैं अपना इसलिए सर बिकॉज़ जब हमने इस क्लब की स्थापना करने का सोचा था मैंने और आकाश भाई ने, तो हम्म उस टाइम पे हम दोनों में से कोई भी इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ भी नहीं था और दूसरा ये हम्म कि हम लोग को स्टेज टाइम की और अपने टाइप की ऑडियंस की बहुत सख्त ज़रूरत थी, कि मेरी उम्र कुछ उस समय जब शुरू किया था तो 37, 38 की थी, आकाश भाई की 5 साल 33, पहले 30 आपने शुरू करा था हाँ जी, तो हमारी उम्र के हिसाब से जो रेगुलर ओपन माइक्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे नॉर्मली थोड़े यंग लोग ज़्यादा आते हैं, जो कॉमिक्स हैं वो भी बिल्कुल थोड़े से यंग ज़्यादा हैं। तो उनके संग हमेशा हमारा मटेरियल काम करेगा, नहीं करेगा इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं थी। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हमारे पास अपना खुद का एक स्टेज हो, जहाँ पे हम जितना हम्म चाहें उतना परफ़ॉर्म करें। ऐसा नहीं कि 5 मिनट है तुम्हारे पास, 10 मिनट है तुम्हारे पास। हमारी जगह होगी तो हम अपने हिसाब से शोज़ रखेंगे, अपने हिसाब से क्यूरेट करेंगे, अपने तरह के आर्टिस्ट को हम्म बुलाएँगे और हम्म, अपनी तरह की ऑडियंस आएगी। तो धीमे-धीमे, धीमे धीमे करके शायद हमारी दुकानदारी आगे बढ़ेगी। वो तो क्लब शुरू बिल्कुल होने से के आस-पास ही हम्म हमारा इंस्टाग्राम का भी ठीक-ठाक चलने लगा। तो अब ऐसा लगता है कि क्लब की ज़रूरत नहीं थी, बट हाँ, ज़रूरत अभी भी है। और इनफैक्ट मेरे जैसे जितने भी और बाकी के लोग हैं पुणे में, पुणे के अराउंड जो पुणे ट्रैवल करते रहते हैं, उन सब के लिए खुला मंच है। हमारे यहाँ पे हमेशा कोई भी ट्रैवलिंग कॉमिक या कुछ भी है, उसको हम बहुत सराहों पे बैठा करके स्पॉट देते हैं, सब करते हैं। नए लोगों को जिनको शोज़ डालना है, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास 1-1 घंटा, 2-2 घंटे का मटेरियल रेडी है। उनको शो डालना है, किसी को अपना रेफरेंस रिकॉर्डिंग करना है, किसी को कुछ करना है। उनके पास मंच नहीं है क्योंकि जो पॉपुलर मंच है वो काफ़ी लंबे समय तक बिल्कुल बुक्ड रहते हैं। क्योंकि पॉपुलर हो गए हैं तो अब उनकी बुकिंग जल्दी हो हम्म जाती है। तो हम हम्म कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ पे जितने ज़्यादा वैरायटी ऑफ लोगों को हम स्टेज प्रोवाइड कर सकें, जो स्मॉल टाउन से आ रहे हैं, कोई ग्वालियर से आ रहा है, कोई भोपाल से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो इन सबको स्टेज प्रोवाइड करते हैं। पुणे में जितने न्यू कमर्स हैं, कितनी बार ऑडियंस में लोग आते हैं और वो शो खत्म होने के बाद कहते हैं कि मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। उनको अगले हफ्ते बुला लेते हैं हम लोग कि करो ट्राई, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपने खराब आएगी, बिल्कुल 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 बट मौका आपने सबको जो मिलता है। हाँ जी, आपने जो यूके में चीज खुद फेस करी या देखी कि जी, ये रेड कार्ड और पब्लिक से उठाना तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट मतलब एक विजन की जो मैंने बात करी आपके जी। दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज तो नहीं है कि मतलब ऐसा मुझे भी करना है अपॉर्चुनिटी क्योंकि एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो किसी को देनी पड़ेगी ना हाँ, हाँ, आपको एग्ज़ैक्टली। भी एक प्लेटफॉर्म मिला ना वो
भले वो फुटबॉल टीम ने आपको सपोर्ट करा और आपको मौका मिला, लकली आपने अच्छा करा, बट वो मौका तो चाहिए ना। अगर उस दिन आप हाथ खड़ा करते लोग नहीं, तो आप उस चीज में कैसे? पहले तो आपने इंग्लिश से ही शुरू करा, बस कोई भी सब्जेक्ट हो, हाँ, खड़े होके एग्जैक्ट मंच पे बोलने का कॉन्फिडेंस तो चाहिए ना। वही मंच प्रोवाइड तो कर दो कम से कम, उसके बाद वो कर पाया नहीं कर पाया वो उसके टैलेंट पे है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी नए लोग हैं जब वो आते हैं और मैं मुझे मौका हम्म। मिलता है, मैं सुनता हूँ उनका पूरा, अंदर बैठ के क्लब के मतलब ऑडियंस में बैठ के पूरा सुनता हूँ। उसके बाद अगर कोई मेरी तरफ से फीडबैक हो सके जिससे उनमें इम्प्रूवमेंट आए तो वो देने की कोशिश भी करता हूँ। जितने भी नए कॉमेडियंस हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देने की कोशिश करता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तभी तो इंडस्ट्री बनेगी, अभी तो इंडस्ट्री है भी नहीं, फ्रेटर्निटी है अभी राइट। तो इंडस्ट्री तक का सफर तय करना है तो ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए, और जितने भी डिफरेंट सिटी से लोग आ रहे हैं नया पॉइंट ऑफ व्यू लेके आ रहे हैं। अगर आप एक ही इलीट क्लब के लोग खाली इतना उसी चीज को बार बार करते रहेंगे तो सेम थॉट बार बार इको होते रहेंगे। अभी ग्रास रूट लेवल से भी तो कोई आना चाहिए ना, जो उसने जो गांव देहात में देखा है उसकी वो चारपाई की हाँ। बात करे, है ना, वो मटके की बात करे, तो फ्रिज वाला तो बहुत हो गया, कोई मटके का पानी भी तो पीने वाला होना चाहिए बिल्कुल, ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अ, वैसे मैं जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उनसे मैं पूछता हूँ व्हाट नेक्स्ट इन पाइपलाइन। हम्म। बट मैं आपसे उसी से कांटेक्ट में पूछना चाहूंगा, अब नेक्स्ट क्या है? मतलब आपने क्या क्या एक होता ना विजन, क्या बनाया है कि आपको क्या करना है? जो आपका स्टैंड अप कॉमेडियन, जो आपने खुद का एक प्लेटफॉर्म खोला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है? पर्सनल लेवल पे आपके क्या प्लान्स हैं कि मतलब पैन इंडिया तो आप कर ही रहे हो, इंडिया के बाहर शो करने हैं, वो विजन क्या है? अभी प्लान क्या है आपके? तो सर मेरा प्लान ये है कि जो क्लब है हमारा विंटेज कॉमेडी हम्म। क्लब उसको ऑटो ऑटो पायलट पर डालना है। ऑटो पायलट की हम रहें या ना रहें पुणे में वो चलता रहना हम्म। चाहिए, और वो काफ़ी ठीक हद है। तक अभी सॉर्ट हो भी गया है। यहाँ पे हम्म। कुछ एंथुजियास्टिक लड़के हैं, कॉमेडियंस हैं जो उस चीज़ को अपने मतलब अपनी खुद की हम्म। हम्म। समझ के अपनी मंच समझ के उसको चला रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर हम्म। रहे हैं। ठीक है, तो वो देर सवेर हमें ऑटो पायलट में डालना है। पर्सनली मेरे को अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करना है, और यूट्यूब चैनल ग्रो करते करते मुझे इस ईयर एंड तक नहीं तो अर्ली नेक्स्ट ईयर तक फॉरेन टूर प्लान करना है। मेरा अभी इंडिया टूर करते करते ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, लास्ट ईयर जुलाई में शुरू किया था मैंने। तो 1 साल इंडिया अगर मैंने टूर कर लिया है तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पास जो 60 मिनट है जो मैं लोगों को देता हूँ अपने शो में वो काफ़ी अच्छा है, और वो लोग उसे पसंद कर रहे हैं। मैं जहाँ भी करूँगा उसे पसंद करेंगे। तो फॉरेन में भी, यूके में, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में आईटी में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल। इनसे शायद कनेक्टेड होंगे, जो शायद देखने में इंटरेस्टेड होंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस ईयर एंड तक अपना एक फॉरेन टूर टूर कम से कम प्लान कर लूँ। और एट द सेम टाइम ये जो मटेरियल है जो मैं अभी कर रहा हूँ शो में, इसको धीमे धीमे बिट्स एंड पीसेस में थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करा के यूट्यूब पर रिलीज करता रहूँ, और साथ के साथ नया मटेरियल बिल्डअप करता रहूँ। तो फिलहाल तो वही सपना है कि नेक्स्ट ईयर तक मेरे पास एक नया घंटा होना चाहिए, और मेरे पास एक फॉरेन टूर अंडर द बेल्ट होना चाहिए। अगर इतना अचीव कर लिया तो अगले साल तक का गोल हो जाएगा मेरा। इंडिया पे, इंडिया लेवल पे भी हम देख रहे हैं, जैसे कॉमिक्सतान हो गया, हम्म। तो मतलब मतलब एज ए फैन कह लो कि मतलब हम आपको बड़े लेवल पे देखना चाहते हैं। जी। वो चीजें कैसे होंगी? मतलब उसके लिए क्या प्रोसेस, क्या आप या उस प्रोसेस में ऑलरेडी आप हो? मतलब आपके दिमाग में वो चीजें चलती हैं क्या है? सर कॉमिक सन का तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो तो बंद हो गया, उसका शायद आखिरी सीजन था जो लास्ट सीजन आया था, आशीष सोलंकी वाला। और हाँ। बाकी जो उस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें कोशिश जारी है अपनी तरफ से, तो पूरी कोशिश कर ही रहे हैं कि कहीं से कुछ हम्म। कांटेक्ट निकल आए जो एटलीस्ट हमें ऑडिशन का मौका दे दे। उसके बाद किस्मत पे और टैलेंट पे है कि निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए। बट हाँ, अभी फिलहाल पाइपलाइन में सच नियर फ्यूचर में ऐसा कुछ है नहीं। एक दो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वगैरह से भी थोड़ी बहुत बातचीत हुई है किसी किसी सिलसिले हम्म। में, कोई राइटिंग जॉब के सिलसिले में या किसी वेब हम्म। सीरीज के सिलसिले में। बट हाँ, अभी ऑन पेपर कंफर्म्ड कुछ भी नहीं है। बट हाँ, लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप वही है कि आप किसी या तो टीवी प्लेटफॉर्म पे या किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई चीज़ इस तरह की जो आपके जॉनर से रिलेटेड हो उसको क्रैक करने का कोशिश करें, जैसे अमित टंडन साहब ने किया है, गुड नाइट इंडिया किया है, हर्ष गुजराल अभी कर रहे हैं। तो यही नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है, बट ये कब अचीव हो पाएगा, कब लोग समझेंगे कि मैं उस काबिल हो चुका हूँ, तो वो तो अभी मतलब आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। बट हाँ, कोशिश जारी है। जी। ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए जो न्यू लोग हैं, अगर आपका शो देखना चाहते हैं और उन्हें हम्म। आना है, तो कहाँ से टिकट बुक करें? क्या प्रोसीजर क्या रहता है? कितने की रहती है? थोड़ा उन लोगों के लिए आप ये आइडिया दे दो। तो सर बुक माई शो पे सारे शोज लिस्टेड होते हैं। मेरा जो अभी सोलो चल रहा है उसका नाम है कॉर्पोरेट बुद्धा,
और वो आपको बुक माई शो पे एक ही लिंक है उसका, उसी में सारी सिटीज़ ऐड मैं करता रहता हूँ। शो हुँ, टिकट प्राइस अभी बहुत ही नॉमिनल है। हमने जब शुरू किया था लास्ट ईयर तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बिल्कुल ही सस्ता टिकट प्राइस रखा था, लेकिन जब लगा कि अब वैल्यू क्रिएट हो चुकी है, तो अभी एक स्टेबल टिकट प्राइस है उसका 399 फॉर सिंगल एंड 699 फॉर कपल, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी रीज़नेबल है। आगे चल के बिल्कुल, आने वाले समय में ये इंक्रीज़ ही होने वाला है। जैसे-जैसे मेरा क्राफ्ट इम्प्रूव होगा, जैसे-जैसे मेरी पॉपुलैरिटी इम्प्रूव होगी, ये प्राइस ऊपर जाएगा, तो अभी सस्ते में है, देख लो, ठीक है? फटाफट देख डालो। और बाकी मैं अपने स्टोरीज़ वगैरह में शेयर करता रहता हूँ कि कब कहाँ पे कौन-सा शो है, किसकी बिल्कुल। बुक माई शो की लिंक वगैरह शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप फ़ॉलो कर रहे हैं, तो स्टोरी में आपको सारे डिटेल्स मिलते रहेंगे। तो मतलब फ़ॉलो कहाँ करें? कुछ आईडी बता दो लोगों को। इंस्टाग्राम पे सर आप मेरे को @अर्जुन राणा कॉमेडी से आप सर्च कर सकते हैं। यही सेम हैंडल मेरा यूट्यूब पे भी है और फेसबुक पे भी, हर जगह मैंने सेम हैंडल रखा हुआ है अर्जुन राणा कॉमेडी से। अगर आप सर्च करेंगे, मैं आपको मिल जाऊँगा वहाँ पे। अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं, मेरा मटेरियल पसंद करते हैं, नहीं करते हैं तो एक बार देखिए, शायद पसंद करने लगेंगे। तो फॉलो कीजिए, साथ में बनिए, जुड़िए। और मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी लोग मुझे डीएम करते हैं और कुछ सलाह-मशवरा करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, मैं हमेशा समय देने की कोशिश करता हूँ। चाहे वो उनके करियर से रिलेटेड कोई सलाह-मशवरा हो या फिर कोई ऐसी, कई बार रिक्वेस्ट आती है कि हमारे ऑफ़िस में ऐसा फ़नी इंसिडेंट हुआ है, इसके ऊपर कुछ बनाइए। मैं बनाता हूँ फिर उसके उसके ऊपर भी लोग आइडियाज़ वगैरह देते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ इंस्टाग्राम पे। अगर आप मुझे डीएम करेंगे रात को 2 बजे, तो मैं अगर सो चुका हूँ, तो अगले दिन सुबह-सुबह आपको रिप्लाई आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। बिल्कुल। और रात में सर ने कहा ही सर नाइट आउल हैं तो जी, आप देर रात मतलब उम्मीद कर सकते हैं रिप्लाई आने का। ठीक जी। है सर, बहुत-बहुत मैं ये कहूँगा धन्यवाद आपका जो आपने इतना टाइम दिया और एक ऐसी जर्नी शेयर करी, क्योंकि एक मुस्कान की चमकान सब देखते हैं, उस पीछे का रहस्य किसी को नहीं पता होता कि उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, वो मुकाम हासिल करने के लिए कितनी चप्पलें या जूते घिसे हुए होते हैं। और एक आपकी जर्नी में तो करेजियस पार्ट रहा है कि एक लाखों की जॉब छोड़ दो और फिर नई चीज, क्योंकि वो आपने रखी नहीं। एक लोग होते हैं ना, साथ बाय साथ करते रहते हैं और फिर जब ये पार्ट ऊपर चला जाता है तो आप उसको हटा देते हैं। आपने हुँ, डायरेक्ट हटाया है और हुँ। सीधा पकड़ा और फिर उस हिसाब से इस- जो मतलब वो मन की आवाज जो बोलते हैं ना कि मन से आवाज आई और आपने सुनी और वो हो गया, उसमें भी समय लगा। मतलब जी। इनिशियल में आपने बताया कि कैनवास हो गया, ओबाट हो गया, वहां आपने शो अपने प्रिपेयर करे, एक में तो डाला ही नहीं, दूसरा डाला तो चला नहीं। उसके बाद ये भी एक्सीडेंटल हुआ जहां जो चीज सोची वो एज पर प्लान नहीं चली, बट कहीं से चली, क्योंकि वो हार्ड वर्क बोलते हैं ना, हार्ड वर्क पेस ऑफ। तो आपके साथ हुँ। हुआ जाते जाते जो भी आपके फैंस हैं उनके नाम कोई एक संदेश या कोई चीज, शब्द अब शब्द कुछ भी इनके लिए, कॉर्पोरेट जी। स्लेव्स वालों के लिए कहते जाए। हाँ, तो खाली इतनी सी बात है कि इन्होंने, अभिषेक भाई ने इस चीज़ को बहुत पॉज़िटिव करके बताया है कि करेजियस स्टेप था, बेवकूफ़ी वाला भी था। तो इतनी करेज दिखाने की ज़रूरत है नहीं, वो जो साथ में चलाते हैं ना, सामंजस्य बना करके, तो वो ज़्यादा सेफ तरीका है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ़ में जो रेगुलर जॉब से अलग है, तो हाँ, कोशिश कीजिए बैलेंस बना के जब तक हो सके तब तक चलाने का। करेजियस स्टेप में थोड़ी-सी बेवकूफ़ी भी होती है। अगर आप उस चीज़ को लेने को तैयार हैं, तो करिए, वरना अदरवाइज़ मत करिए, वरना बहुत दिक्कतें भी हो सकती हैं। और दूसरा ये है कि करिए, मतलब आप जो भी करना चाहते हैं लाइफ़ में ना, भले ही वो कितनी ही ऐसी भलती चीज़ क्यों ना हो कि दुनिया कहे कि, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कंचा बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन आप इतना अच्छा कंचा खेलते हैं कि आप उसको इंटरनेशनल स्पोर्ट बनवा करके इंडिया के लिए ओलंपिक का मेडल ला सकते हैं, तो खेलिए कंचा। हो सकता है कि 15 साल बाद आपकी मेहनत की वजह से कंचा ओलंपिक का स्पोर्ट बने और पहला मेडल जो इंडिया के पास आए। तो किसी चीज़ को करने से घबराइए नहीं, जो करना चाहते हैं करिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा सर ने कहा, ड्रीम के अपने सपने के लिए एक एफर्ट तो बनता है, तभी तो वो सपना है, वरना जी। रियलिटी ना बन जाता। अगर वो आपके पास होती चीज़ें तो अपने सपने को अचीव करने के लिए बिल्कुल जाइए। और सर दिल्ली में शो कब है? इधर कभी है? उम्मीद कर जी, सकते अभी हैं एनसीआर हाँ, वाले? दिल्ली एनसीआर में 27 और 28 जुलाई को है। 27 जुलाई को नोएडा में है, कॉमेडी काउंटी में 4 बजे, ओके। 9 बजे, और अगले दिन संडे हुँ, को गुड़गाँव में है, गेट सेट गो करके गुड़गाँव में स्टूडियो है। वहाँ हुँ, पे गुड़गाँव में 28 जुलाई को संडे 6 बजे और 8 बजे है। सारे टिकट बुक माई शो पे लिस्टेड हैं और मैं अपने स्टोरीज़ में बीच-बीच में, मेरे लिंक में भी है, मैं बायो में, इंस्टाग्राम पे, और मैं शेयर भी करता हुँ, रहता हूँ स्टोरीज़ पे। ठीक है। ठीक है सर, तो आपका टाइम देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और
और क्या ही मैं बोलूँ, मेरे पास लिटरली कोई शब्द नहीं है। और नहीं, आई नहीं, ठीक होप है। लोग खुशी, और आप बिल्कुल, अपना बिल्कुल ध्यान आप रखो और हेल्थ का भी ध्यान रखो और हँसाते रहो बस। जी और भाई, दाढ़ी बिल्कुल। वाइट ही रखना, इसमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब ये छप चुका है आँखों में। और रॉक करते रहो, ये मैं एज़ अ फैन कह रहा हूँ, और फाड़ दो। जी भाई। जी, चलो, जी बेस्ट भाई। ऑफ लक भैया। आई लव यू भैया, टेक केयर। थैंक्स भाई, थैंक्स, टेक केयर।